हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं डाकी यूनिट नंबर 5 को। इस वीडियो के अंदर हम यूनिट 5 को कंप्लीट देखेंगे, साथ ही साथ पिछले 4 साल के पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे। यूनिट 5 के अंदर हम कुछ एडवांस टॉपिक और स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम्स को पढ़ने वाले हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर साल एक में क्वेश्चन पूछे ही जाता है। ऑलरेडी हम यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 को कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने इन वीडियोस को चेकआउट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का, तो जल्दी से जाइए उन वीडियोस को चेकआउट कीजिए, क्योंकि जो यूनिट्स है वो कोरिलेट करते हैं। अगर आप डायरेक्टली इस यूनिट को देखोगे तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है। तो बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो चलिए बिना देरी के करते वीडियो को स्टार्ट। इस वीडियो के अंदर हम यूनिट 5 को कंप्लीट देखने वाले वन शॉट के अंदर। यूनिट 5 के अंदर हम इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले, जिसमें हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक कंप्यूटेशन, फोरियर ट्रांसफॉर्म, साथ ही साथ स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम्स। यूनिट 5 के अंदर ये जो स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम्स है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर साल आप देखोगे एक में कोई ना कोई एल्गोरिथम से डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें हम 5 एल्गोरिथम पढ़ेंगे स्ट्रिंग मैचिंग की। आपको उन पांचों को बहुत अच्छे से कर लेना है। उसमें भी जो हमारा केएमपी एल्गोरिथम है वो सबसे ज्यादा एक में पूछा गया है अब तक। क्लियर है? फिर हम पढ़ेंगे अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम्स, थ्योरी ऑफ एनपी कंप्लीटनेस, ये पी एनपी प्रॉब्लम, एनपी हार्ड प्रॉब्लम, एनपी कंप्लीट, वो सब डिटेल में हम कवर करेंगे। और ये टॉपिक ऐसा है यूनिट 5 का जहां से हर साल क्वेश्चन पूछे ही जाता है। आप देख सकते हो एक में लगातार 3 साल यहाँ से क्वेश्चन 7 नंबर में पूछा गया। तो ये टॉपिक तो आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। फिर हम पढ़ेंगे लास्ट रैंडमाइजेशन एल्गोरिथम, रैंडमाइज्ड एल्गोरिथम्स। तो यूनिट 5 के अंदर हम कंप्लीट पढ़ने वाले स्ट्रिंग मैचिंग के बारे में। क्लियर है? और इस वीडियो के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे, साथ ही साथ इन टॉपिक्स के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पीवाईक्यूज में पिछले 4 साल में, हम उनको भी डिटेल में कवर करने वाले हैं। क्लियर है? तो बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल मल्टी एटम्स और मल्टी एटम प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप कर लीजिए, ताकि आपसे कोई भी ऐसी वीडियो मिस ना हो। क्लियर है? अगर आपको हमारी किसी भी वीडियोस के नोट चाहिए तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा हमारी मल्टी एटम एप्लीकेशन को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी के करते वीडियो को स्टार्ट, बढ़ते अपने पहले टॉपिक की तरफ। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है हमारा अलजेब्रिक कंप्यूटेशन। अलजेब्रिक कंप्यूटेशन का मतलब क्या है? अलजेब्रिक कंप्यूटेशन का सिंपल मतलब क्या है कि आप किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो एल्गोरिथम की हेल्प से। टेकिंग एन एग्जांपल, अगर मुझे 2x2 मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन करना हो तो मैं कैसे करूँगा? मैनुअली। मुझे पता है कि रो इनटू कॉलम, रो इनटू कॉलम। बट अगर वो 2x2 मैट्रिक्स से मेरा 5x5, 4x4, 6x6 मैट्रिक्स हो जाता है तो वहाँ मुझे उनको कंप्यूट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम वहाँ किसका यूज़ करते हैं? हम वहाँ एल्गोरिथम्स का यूज़ करते हैं, जिसकी हेल्प से हम बहुत क्विकली और एफिशिएंटली उसको कैलकुलेट कर पाते हैं। जैसे आपने पढ़ा था, हमने यूनिट 3 में पढ़ा था शायद, स्ट्रेस एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो वही तो करता था। उसमें हम क्या करते थे? उस स्ट्रेस एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम अगर हमारी 2x2 से ज़्यादा की मैट्रिक्स है तो हम उस एल्गोरिथम्स की हेल्प से किसी भी मैट्रिक्स को बहुत इजीली मल्टीप्लाई कर पाते थे और अपने आंसर को फाइंड आउट कर पाते थे। तो इसी को हम बोलते हैं अलजेब्रिक कंप्यूटेशन। क्लियर है कि किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को आप सॉल्व करो बहुत एफिशिएंटली और बहुत क्विकली विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिथम। क्लियर है? अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। अलजेब्रिक कंप्यूटेशन मीन्स सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम यूजिंग एल्गोरिथम्स। अलजेब्रिक कंप्यूटेशन का मतलब भी यही है कि आप किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करो एल्गोरिथम की हेल्प से। इट डील्स विद डिजाइनिंग एल्गोरिथम्स दैट परफॉर्म ऑपरेशन ऑन अलजेब्रिक ऑब्जेक्ट्स सच एज नंबर, मैट्रिक्स, पोलिनोमियल एंड इक्वेशंस एफिशिएंटली। किसके साथ डील करता है? जो कि आपके ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, जैसे नंबर हो, जिन पे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, नंबर हो गया, मैट्रिक्स हो गया, इक्वेशंस हो गए, इनके ऊपर। क्लियर है? In matrix multiplication, polynomial multiplication, GCD, power of all algebraic, all powers of all use algebraic computation algorithms। जब हम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं 4x4, 5x5, पोलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जीसीडी को फाइंड आउट करते हैं, पावर्स निकालते हैं किसी भी नंबर की, तो हम किसका यूज करते हैं? अलजेब्रिक कंप्यूटेशन का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उन एल्गोरिथम की हेल्प से बहुत इजीली उसको सॉल्व कर पाते हैं। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म। यहाँ से आपका क्वेश्चन 23-24 में पूछा गया था 2 नंबर में, कि आप बताइए कि शॉर्ट नोट लिखिए कि फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म बेसिकली होता क्या है। तो FFT, फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म। फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म एक एल्गोरिथम है जो क्या करता है, हमारे सिग्नल पोलिनोमियल को फ्रीक्वेंसी फॉर्म में कन्वर्ट करता है और बहुत उसे फास्टली सॉल्व कर पाता है। क्लियर है? FFT हेल्प करता है हमें कि हम अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करनी हो किसी भी 2 पोलिनोमियल की, पोलिनोमियल 1, पोलिनोमियल 2, मुझे इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है। क्लियर है? तो मैं FFT की हेल्प से उनकी मल्टीप्लाई बहुत इजीली, एफिशिएंटली और फास्टली कर पाती हूँ। अगर अब मुझे
छोटी सी इक्वेशन है, अगर मेरे पास बहुत छोटी सी इक्वेशन है कि लाइक 2x+3 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 4x² + 3, तो मैं बहुत इजीली कर पाऊंगी। बट अगर यही पोलिनोमियल मेरे लाइक एक ऐसे 10,000 टर्म में हो जाए, ये भी 10,000 टर्म में हो जाए, तो 10,000 इंटू 10,000 टर्म को मल्टीप्लाई करना मैनुअली पॉसिबल ही नहीं है। तो वहाँ मैं किसका यूज़ करती हूँ, फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म का यूज़ करती हूँ, जो मुझे हेल्प करता है मल्टीप्लीकेशन में। क्लियर है, बहुत फास्टली ये मल्टीप्लाई कर पाता है। तो अब इसके अंदर क्या लिखा है, द फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म इज एन एल्गोरिथम्स दैट कन्वर्ट अ सिग्नल और पोलिनोमियल इनटू फ्रीक्वेंसी फॉर्म मच फास्टर देन नॉर्मल मेथड। नॉर्मल मेथड से बहुत ज़्यादा फास्टर वे में हम क्या कर पाते हैं, पोलिनोमियल को सॉल्व कर पाते हैं। और पोलिनोमियल को वो किस में कन्वर्ट करता है, फ्रीक्वेंसी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म एक एफिशिएंट एल्गोरिथम है जो हम यूज करते हैं डीएफटी यानी डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। अभी मैं आपको बताऊंगी कि डीएफटी क्या होता है। सिंपल बताऊं तो डीएफटी हमारा क्या करता है, टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करता है। जब हम डीएफटी के अंदर एफएफटी का यूज करते हैं तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। अगर हम एफएफटी यूज नहीं करते डीएफटी में तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है O(n²). बट जब हम डीएफटी के अंदर एफएफटी यूज करते हैं तो हमारी वही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होकर क्या हो जाती है, O(n log n). क्लियर है। अब बात करते हैं डीएफटी की। डीएफटी तो मैंने आपको बताया क्या करता है, आपका टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करता है। अब टाइम डोमेन की बात करें तो टाइम डोमेन का मतलब क्या है, टाइम डोमेन शो करता है कि कोई भी सिग्नल टाइम के साथ किस तरीके से चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड टाइम डोमेन। जैसा आप देख सकते हो ग्राफ के अंदर, तो ग्राफ में क्या बताया कि टाइम के साथ साथ किस तरीके से मेरे सिग्नल चेंज हो रहा है। फ्रीक्वेंसी डोमेन की बात करें तो फ्रीक्वेंसी डोमेन हमें शो करता है फ्रीक्वेंसीज, कहाँ कहाँ मेरी फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है। अब ये होता है हमारा पूरा डीएफटी। अब एफएफटी के सॉल्यूशन की बात करें तो एफएफटी परफॉर्म करता है सेम कंप्यूटेशन इन स्मार्टर वे। मैंने क्या बताया, अगर हम डीएफटी में एफएफटी का यूज नहीं करते तो क्या हो जाता है, मेरी कॉम्प्लेक्सिटी O(n²) हो जाती है। बट अगर मैं एफएफटी का यूज करती हूँ तो एफएफटी मेरा डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड को यूज करता है, जिसकी हेल्प से मैं बहुत इजीली दो पोलिनोमियल की मल्टीप्लाई बहुत फास्टली कर पाती हूँ। किस तरीके से कर पाती हूँ वो अभी हम देखेंगे। पहले वो क्या करता है, प्रॉब्लम को डिवाइड करता है, फिर जो भी सब प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करता है एंड देन उनको कंबाइन कर देता है। तो ये क्या करता है, डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक को यूज करता है। टेकिंग एन एग्जांपल कि मेरे पास एक पोलिनोमियल टर्म है जो कि 10,000 की बात करें तो पोलिनोमियल टर्म है। ये क्या करता है, इन पोलिनोमियल के दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, एक तो इवन टर्म एक ऑड टर्म। फिर इवन टर्म को ये सॉल्व करता है, फिर ऑड टर्म को ये सॉल्व करता है। दोनों को सॉल्व करके जो भी रिजल्ट आता है उसको कंबाइन कर देता है और हमें रिजल्ट मिल जाता है। दिस इज हाउ एफएफटी वर्क। इस तरीके से हमारा एफएफटी वर्क करता है। अगर एफएफटी का हम यूज नहीं करते तो कॉम्प्लेक्सिटी O(n²) रहती है, बट अगर हम डीएफटी के अंदर एफएफटी यूज करते तो वही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी रिड्यूस होके O(n log n) हो जाती है। तो इसलिए हम इसका यूज करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आप इसके अंदर फ्लो चार्ट के अंदर देख सकते हैं, इसके अंदर यही लिखा हुआ है कि आपके पास ax डिग्री n है, तो आप क्या करते हो, उसमें इवन टर्म निकालोगे ऑड टर्म निकालोगे, देन उसमें एफएफटी लगाओगे, सॉल्व करोगे, कंबाइन करोगे और हमें आंसर मिल जाएगा। क्लियर है। दिस इज हाउ एफएफटी वर्क। आई होप आपको क्लियर होगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि आपका स्ट्रिंग मैचिंग। अब बेसिकली स्ट्रिंग मैचिंग का मतलब क्या है, स्ट्रिंग मैचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम किसी भी टेक्स्ट फाइल के अंदर पैटर्न को फाइंड आउट करते हैं। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हमारे पास एक टेक्स्ट फाइल है, टेक्स्ट फाइल के ऊपर हमारा सर्च बार होता है। तो सर्च बार में हम क्या करें, कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं, तो अगर वो टेक्स्ट फाइल में प्रेजेंट होगी तो वो मुझे जहाँ पे भी टेक्स्ट फाइल में जिस भी पोजीशन पे वो प्रेजेंट होगा वो पैटर्न, तो वहाँ मुझे हाईलाइट होके दिख जाएगा। ये इसी को हम बोलते हैं स्ट्रिंग मैचिंग। क्लियर है। हम इसमें क्या करते हैं, इस एल्गोरिथम्स में हम चेक करते हैं कि जो हम पैटर्न है वो हमारे टेक्स्ट के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। प्रेजेंट है तो कहाँ है, कितनी बार प्रेजेंट है, कौन सा इंडेक्स पे प्रेजेंट है, ये सब चीज़ें हम फाइंड आउट करते हैं स्ट्रिंग मैचिंग की हेल्प से। क्लियर है। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, स्ट्रिंग मैचिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग वेदर अ पैटर्न एग्जिस्ट इनसाइड अ टेक्स्ट और डिटरमाइन इट्स पोजीशन। स्ट्रिंग मैचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम किसी भी टेक्स्ट के अंदर पैटर्न को फाइंड आउट करते हैं कि पैटर्न प्रेजेंट है या नहीं है। अगर पैटर्न प्रेजेंट है तो वो कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है। क्लियर है। String matching is an algorithmic technique used to find occurrence of a pattern string within a large text string. ये क्या करता है, अकरेंस भी बताता है कि अगर ये इस पैटर्न है तो ये पैटर्न इस टेक्स्ट फाइल के अंदर कितनी बार अकर हुआ है। क्लियर है।
आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एग्जाम्पल से आपको सब चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। जैसे आप देख सकते हो टेक्स्ट एरे मेरे पास है जिसका साइज n है, एक पैटर्न एरे जिसका साइज m है। तो ये मेरे पास टेक्स्ट है, ये मेरे पास पैटर्न है। मुझे चेक करना है कि इस टेक्स्ट के अंदर ये पैटर्न प्रेजेंट है या नहीं है, और अगर प्रेजेंट है तो कितनी बार प्रेजेंट है और कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है। क्लियर है? तो अब हम चेक करेंगे। अगर मैं फर्स्ट से चेक करूं ए बी ए नो, देन ए बी ए, यानी एक बार यहाँ प्रेजेंट है और एक बार यहाँ प्रेजेंट है। इस टेक्स्ट के अंदर ये पैटर्न 2 बार प्रेजेंट है। अकरेंस कितनी हुई? 2। कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है? 1 2 3 4। एक तो 4th इंडेक्स पे, 5 6 7 8 9 10, एक 10 इंडेक्स पे, यानी 4th और 10 इंडेक्स पे हमारे ये पैटर्न प्रेजेंट है। तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग मैचिंग। हमने क्या करा, स्ट्रिंग को मैच किया कि वो प्रेजेंट है या नहीं है। अब ये तो मैंने मैनुअली करा, मैंने देख लिया कि भाई ए बी ए यहाँ है, बट हम इसे ऐसे मैनुअली नहीं करते। इसके लिए हम क्या करते हैं, एल्गोरिथम की हेल्प लेते हैं। हम 5 एल्गोरिथम पढ़ेंगे जिसकी हेल्प से हम यही काम करेंगे, टेक्स्ट के अंदर पैटर्न को फाइंड आउट करेंगे। उनके अलग अलग अप्रोचेज होते हैं, उनको हम कंप्लीट देखने वाले हैं। तो हमारे पास 5 स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम है जो हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है आपके नेव स्ट्रिंग मैचिंग, सेकंड आपके रॉबिन कार्व, थर्ड आपके नोथ मॉरिस पाथ, फोर्थ आपकी बोयर मोरे एल्गोरिथम, 5 आपकी फाइनाइट ऑटोमेटा मेथड। ये पांचों एल्गोरिथम यही काम करती हैं, किसी भी टेक्स्ट फाइल के अंदर पैटर्न को फाइंड आउट करते हैं कि पैटर्न प्रेजेंट है या नहीं है तो कहाँ है। क्लियर है? अब सबसे पहले देखेंगे नेव स्ट्रिंग मैचिंग। नेव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम सबसे सिंपलेस्ट है। आप देखोगे ना इन पांचों में तो सबसे सिंपलेस्ट एल्गोरिथम है, जिसमें हम सिंपली क्या करते हैं, शिफ्टिंग करते हैं। वो अभी हम देखेंगे उसका वर्किंग प्रोसेस कैसा है। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ जो AKT 2022-23 में 7 नंबर में पूछा गया था नेव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम से। तो वो क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा क्या था। एक्सप्लेन एंड राइट द नेव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम। सपोज द गिवन पैटर्न P equal to AAB and given text this. Apply naive string matching algorithms and above pattern and text to find the occurrence of P in T. क्या बताना है, हमें समझाना है कि naive string matching algorithm क्या होती है, और इस एल्गोरिथम की हेल्प से हमें एक टेक्स्ट और एक पैटर्न गिवन है। इस पे नेव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम अप्लाई करनी है और देखना है कि ये जो पैटर्न है वो स्ट्रिंग के अंदर कितनी बार प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है, कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन है हमारा। सबसे पहले देखेंगे हम कि नेव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम बेसिकली होती क्या है। द नेव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम इज द सिंपलेस्ट पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम। ये सबसे सिंपलेस्ट है। इट चेक द पैटर्न एट एवरी पॉसिबल पोजिशन इन द टेक्स्ट एंड कंपेयर करेक्टर 1 by 1। टेक्स्ट और पैटर्न लेता है, कंपेयर करता है 1 by 1, हर करेक्टर को कंपेयर करता है। मैच कर जाता है तो फिर वो आगे बढ़ जाता है, नहीं करता तो वो शिफ्ट कर जाता है। अभी हम देखेंगे कि उसका पूरा वर्किंग प्रोसेस कैसे होता है। इफ ऑल करेक्टर मैच द पैटर्न इज फाउंड। अगर हम मैच कर रहे हैं 1 by 1, अगर हमारा पूरा मैच हो गया तो इसका मतलब हमारा पैटर्न फाइंड आउट हो गया। अगर हमारा पैटर्न फाइंड आउट नहीं होता तो हम क्या करते हैं, शिफ्टिंग को परफॉर्म करते हैं, एक आगे शिफ्ट कर देते हैं। क्लियर है? दिस इज हाउ नेव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम्स वर्क। अब इसका जो एल्गोरिथम है उसकी हेल्प से हम पूरे इस प्रोसेस को समझेंगे। सबसे पहले नेव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम के अंदर हमारे 2 चीजें होती हैं, एक तो टेक्स्ट, एक पैटर्न। क्लियर है? हमारा जो टेक्स्ट है उसकी लेंथ मानते हैं हम n, और जो पैटर्न है उसकी लेंथ मानते हैं m। हम 4 s इक्वल्स टू 0 टू n माइनस m, ये हमारा लूप चलता है कहाँ से, 0 से n माइनस m तक। अभी मैं बताऊंगी कि n माइनस m क्या है। हम इसमें क्या करता है, पैटर्न को हम मैच करते हैं टेक्स्ट से। ठीक है, फिर प्रिंट कर देते हैं अगर वो हमें मिल जाता है, अदरवाइज इस लूप को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि ये हमारा प्रेजेंट है या नहीं है। अब ये एल्गोरिथम हमारी किस तरीके से काम कर रही है वो मैं आपको पूरा प्रॉपर समझाती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम अपना जो गिवन टेक्स्ट है वो देख लेते हैं। हमारे पास जो गिवन टेक्स्ट है वो क्या है, ए सी ए बी और सी, ये हमारे पास टेक्स्ट है। और हमारा जो पैटर्न है वो क्या है, ए और बी। क्लियर है? हम इसके को क्या बोलते हैं, टेक्स्ट की लेंथ को n, इसको बोलते हैं m। तो n क्या है हमारा 6, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 इसमें इंडेक्सेस है, इसमें 1 2 3, इसकी लेंथ कितनी है 3। हमारा जो लूप है ये शिफ्टिंग वाला है, वो कहाँ से चलता है, 0 से n माइनस m तक। n क्या है 6 माइनस 3, यानी 0 से हम चलेंगे कहाँ तक, 3 तक। यानी हम जो शिफ्टिंग करेंगे वो कितनी करेंगे, 3 बार शिफ्टिंग करेंगे। ये हमारा 0 से 3 तक चलेगा और हम क्या करेंगे, पैटर्न को टेक्स्ट से मैच करते रहेंगे, पैटर्न को टेक्स्ट से मैच करते रहेंगे। अब क्लियर है? अब मैं आपको बताऊंगी कि इसका जो वर्किंग प्रोसेस है वो हमारा किस तरीके से चलता है। ठीक है, ये तो आपका गिवन क्वेश्चन है जो हमें गिवन था 2000 जो हमारा 22-23 में आया था। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा टेक्स्ट है ए,
A B और C, ठीक है। ये हमारा है पैटर्न जो कि हमारा A ठीक है। सबसे पहले S=0 के लिए आप चेक करोगे। S=0 के लिए आप कैसे चेक करोगे? अगर मैच हुआ तो इस तरीके से, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मैच। अगर नहीं हुआ तो इस तरीके से, नॉट मैच। सबसे पहला टेक्स्ट का पहला कैरेक्टर, पैटर्न का पहला कैरेक्टर मैच है, यस मैच है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाओ, सी को ए से करो, सेकंड कैरेक्टर को सेकंड कैरेक्टर से मैच करो, मैच है, नहीं है। मैच नहीं है तो क्या करो, एस को इंक्रीमेंट कर दो। तो एस हमारा क्या हुआ, यहाँ एस हमारा 0 था तो अब एस हमारा क्या हो गया, 1 हो गया है। तो अब S=1 से चेक करेंगे, S=1 से चेक करेंगे, फिर ए बी और सी, और ये हमारा पैटर्न है ए और बी। अब हमारा पहले यहाँ था एस, अब हमारा एस क्या हो गया, 1 पे आ गया है। फिर आप एस को मैच करो, पहला कैरेक्टर से पहले कैरेक्टर मैच करो, मैच हुआ नहीं तो ये क्या हुआ नहीं हुआ मैच। तो एस को क्या कर दो, S+1 कर दो। एस क्या था 1, 1+1 क्या हो गया आपका, अब 2 हो गया है। तो S=2 के लिए चेक करो। अब टेक्स्ट क्या आ गया आपका, A B C, और जो आपका पैटर्न है वो कहाँ पहुंच गया, पैटर्न आपका पहुंच गया यहाँ A और B। अब आप पहला करेक्टर मैच करो, पहला करेक्टर मैच हो रहा है, यस, तो इंक्रीमेंट करो। दूसरा मैच हो रहा है, यस। तीसरा मैच हो रहा है, यस। तो इसका मतलब S=2 पे हमें क्या मिल गया है, हमारा जो वैलिड पैटर्न है वो हमें मिल गया है। तो हम क्या कर देंगे, पैटर्न फाउंड। अब S=3 के लिए भी चेक करोगे, क्योंकि हमारा लूप कहाँ से चलता है, 0 से 3 के लिए। आप 3 के लिए चेक करो, A B और C। अब कहाँ पहुंच जाएगा हमारा, ये यहाँ पहुंच जाएगा A और B। पहला करेक्टर मैच करो, पहला मैच हुआ, सेकंड क्या हुआ, मैच नहीं हुआ। अब आगे आप इंक्रीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो लूप है वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, शिफ्टिंग का जो लूप है वो 0 से आपका 3 चलेगा। तो बस आप बता दोगे कि हमारी वैलिड स्ट्रिंग हमें कब फाउंड हुई, S=2 पे। क्लियर है? और उसका जो हमारा इंडेक्स है वो भी बता दो। अकरेंस यानी कितनी बार वो इस टेक्स्ट के अंदर प्रेजेंट है, एक बार, तो अकरेंस कितनी हुई आपकी, 1। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इस तरीके से नेव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम का आपका वर्किंग प्रोसेस चलता है। जैसे आप इसके अंदर भी देख सकते हो, तो S=0 पर हमने क्या करा, जस्ट मैच किया, नहीं हुआ तो इंक्रीमेंट कर दो। एस हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। S1 हो गया तो अब यहाँ से चेक करोगे, यहाँ से आपने देखा पहले ही मिसमैच हो गया तो क्या करोगे, इसको इंक्रीमेंट कर दोगे। अब यहाँ से चेक करोगे, यहाँ से चेक करा तो हमारा S=2 पे हमारा पैटर्न वैलिड मिल गया। थर्ड पे चेक करा तो हमें नहीं मिला, तो हम बता देंगे कि वैलिड स्ट्रिंग फाउंड हुई एट S=2 पे, और अकरेंस कितनी है इसकी, 1, यानी एक बार ये प्रेजेंट है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट एल्गोरिथम्स की तरफ, जो कि आपकी राबिन-कार्ब स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम। राबिन-कार्ब स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम्स है क्या, इसके भी अंदर हम वही करते हैं, टेक्स्ट के अंदर पैटर्न को फाइंड आउट करते हैं कि ये हमारा प्रेजेंट है या नहीं। बट राबिन-कार्ब स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम्स के अंदर हम किसका यूज़ करते हैं, हैशिंग का यूज़ करते हैं। अभी हम देखेंगे कि हैश वैल्यू हम किस तरीके से कंप्यूट करते हैं इसके अंदर, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। इट वॉज डेवलप्ड बाय माइकल ओ रेबिन। माइकल ओ राबिन ने इसको डेवलप किया था। राबिन-कार्ब एक स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम दैट यूजेस हैश वैल्यू टू एफिशिएंट सर्च फॉर अ पैटर्न इन अ टेक्स्ट। इसके अंदर हम किसका यूज़ करते हैं, हैश वैल्यू का यूज़ करता है, जिसकी हेल्प से हम बहुत एफिशिएंटली और बहुत फास्टली किसी भी टेक्स्ट के अंदर पैटर्न को फाइंड आउट कर पाते हैं। इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग एवरी करेक्टर 1 by 1, राबिन-कार्ब फर्स्ट कंप्यूट हैश वैल्यू। अभी हमने नेव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम में क्या देखा, हम करेक्टर बाय करेक्टर कंपेयर कर रहे थे, मैच हो रहा था तो आगे बढ़ रहे थे, ठीक है। फिर दूसरे करेक्टर को देख रहे थे कि मैच हो रहा है नहीं हो रहा, अगर नहीं होता है तो हम शिफ्टिंग कर रहे थे। यही तो कर रहे थे, करेक्टर बाय करेक्टर चल रहे थे। तो वहाँ हमारा जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा था, और इनएफिशिएंट भी है वो, ठीक है। अगर हमारे पास जो लेंथ टेक्स्ट है वो बहुत बड़ा आ जाए लेंथ की, तो वहाँ क्या होगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो वहाँ हम यूज़ करते हैं राबिन-कार्ब का, जो हैश वैल्यू की हेल्प से क्या करता है, कंप्यूट करता है, ठीक है। अब किस तरीके से करता है, हमारा ये टेक्स्ट है, हमारा ये पैटर्न है। पहले टेक्स्ट लिख लेते हैं, हमारा टेक्स्ट क्या है, हमारा टेक्स्ट है ABCDABCE, ठीक है। पैटर्न है आपका BCE। आपको चेक करना है कि ये पैटर्न इसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। अब ये जो आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं, आपको पता है कि हर अल्फ़ाबेट की एक ASCII वैल्यू होती है, बट
अगर हम यहाँ एस का वैल्यू पे जाएंगे तो एस का वैल्यू ही एक कैरेक्टर की आपकी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें हमारी क्या हो जाती है, कन्फ्यूजन हो जाती है। तो हम इसलिए हम क्या करते हैं, इनको नंबरिंग कर देते हैं। अब हमारे पास जो जो अल्फ़ाबेट कहाँ से कहाँ तक है, ए से ई तक, तो हम क्या कर देंगे, ए से ई तक इनकी नंबरिंग कर देंगे कि अगर हमारा ए कैरेक्टर आएगा तो उसकी हैश वैल्यू क्या है 1, बी आएगा तो 2, सी आएगा तो 3। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, सबकी नंबरिंग कर दिए। क्लियर है। फिर हमारा जो पैटर्न है उसकी हैश वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। बी सी ई, बी की आपने क्या हैश वैल्यू दी है 2, सी की क्या है आपकी हैश वैल्यू 3, ई की क्या है हैश वैल्यू आपकी 5। अब आप इन सबको प्लस करो और हैश वैल्यू निकालो इस पैटर्न की। किस तरीके से करोगे, 2 + 3 + 5 क्या हो गया 10, यानी जो आपका पैटर्न है उसकी हैश वैल्यू क्या आ गई है आपकी 10। अब ये जो हैश वैल्यू आई इसकी हेल्प से आप क्या करोगे, इस पैटर्न को इस टेक्स्ट के अंदर फाइंड आउट करोगे। और अगर मैं पैटर्न की लेंथ पूछूं तो पैटर्न की लेंथ कितनी है 3। इसका मतलब जब आप टेक्स्ट में फाइंड आउट करोगे तो आप क्या करोगे, 3-3 पेयरिंग से फाइंड आउट करोगे। क्लियर है। अब किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, पहले 3 का पेयर लो, पहले 3 का पेयर क्या आएगा ए बी सी, फिर उनकी हैश वैल्यू को कंप्यूट करो। ए की हैश वैल्यू क्या है 1, बी की क्या है 2, सी की क्या है 3, हैश वैल्यू को कंप्यूट करोगे तो क्या आएगा आपका 5। इसी तरीके से ए बी सी को कंप्यूट किया, हैश वैल्यू क्या आई 5, क्या वो 10 के इक्वल है, नो। तो आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओगे तो इंक्रीमेंट हुआ, फिर लेगो बी सी डी, फिर आप क्या करोगे, बी सी डी को निकालोगे, फिर बी सी डी के बाद सी डी ए को निकालोगे, फिर डी ए बी को निकालोगे, फिर ए बी सी को निकालोगे, फिर बी सी ई को निकालोगे। इस तरीके से हम क्या करेंगे, हर टेक्स्ट में 3-3 पेयरिंग की क्या निकालेंगे, हैश वैल्यू निकालेंगे। तो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि पहले हमने ए बी सी की निकाली तो वो क्या आई 6 आई, ये 6 आएगी, सॉरी यहाँ 5 लिख दिया मैंने, ये कितनी आएगी 6 आएगी। फिर हमने चेक करा क्या ये जो हैश वैल्यू है वो मेरी जो पैटर्न के हैश वैल्यू से मैच करते नहीं, तो इसका मतलब ये पैटर्न मेरा नहीं है। फिर मैंने दूसरे पैटर्न देखा, दूसरा पैटर्न क्या आएगा मेरा बी सी डी को चेक किया, उसकी हैश वैल्यू निकाली, वो क्या आई 9, क्या 9 10 के इक्वल है, नो। तो आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए तो यहाँ से सी से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट मेरा पेयरिंग क्या बनेगी, सी डी ए की मैंने निकाली तो उसकी मेरी हैश वैल्यू क्या आई 8, क्या 8 10 के इक्वल है, नो। तो आगे बढ़ गए। अब किसकी निकालेंगे, डी ए बी की निकालोगे तो उसकी हैश वैल्यू कितनी आई 7, और जो आपका पैटर्न है उसकी हैश वैल्यू कितनी है 10, क्या ये दोनों मैच करें, नहीं। तो आगे बढ़ जाओ। फिर ए बी सी की निकालोगे तो कितनी आएगी 6, क्या आपकी वो हैश वैल्यू और पैटर्न की हैश वैल्यू इक्वल है, नो। तो आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट आप पे क्या आएगा बी सी ई की जब आप निकालोगे हैश वैल्यू तो कितनी आ जाएगी 2 + 3 + 5, इसकी हैश वैल्यू आ जाएगी 10। क्या आपके पैटर्न की भी हैश वैल्यू 10 है, यस। तो इसका मतलब ये हमारा पैटर्न हो सकता है। अभी हम कंफर्म नहीं कहेंगे कि यही हमारा पैटर्न है, नहीं, अभी सिर्फ हमने हैश वैल्यू को कंप्यूट किया है, हैश वैल्यू यहाँ हमारी मैच किया है। यहाँ तो अभी मेरी एक हैश वैल्यू मैच किया, हो सकता है कि जब आप पेयरिंग कर रहे हो तो 2-3 वैल्यू सेम आ जाए। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, हमारी किसकी हैश वैल्यू सेम आई है बी सी ई की 10, और आपका जो पैटर्न है बी सी ई, फिर आप कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चेक करोगे क्या ये सेम है, यस सेम है। तो हम बोल देंगे कि हमारा जो पैटर्न है वो इस टेक्स्ट के अंदर फाउंड हो गया है और इस पोजीशन पे फाइंड हुआ है, अकरेंस उसकी 1 है। क्लियर है। शिफ्टिंग कितनी करी हमने 5, क्योंकि 1 2 3 4 और 5 लास्ट शिफ्टिंग पे ही आपको मिला, शिफ्टिंग हुई 5, इंडेक्सिंग कितनी है 6, पैटर्न कितनी बार अकर हुआ, एक बार, तो अकरेंस उसकी कितनी हो गई 1। तो इस तरीके से आई होप आपको क्लियर होगा। तो राबिन का आपका जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरीके से ही सिर्फ क्या करना है, हैश वैल्यू की हेल्प से उनको कंप्यूट करना है। सबसे पहले आप पैटर्न के हैश वैल्यू निकालोगे, फिर उसकी जितनी लेंथ है उसकी पेयरिंग टेक्स्ट में उतने कैरेक्टर की पेयरिंग करके उनकी हैश वैल्यू निकालोगे, फिर चेक करोगे कि हैश वैल्यू मैच करती है, नहीं मैच करती है तो फिर आप उसी कैरेक्टर बाय कैरेक्टर को चेक करोगे कि वो मैच करते हैं, नहीं करते हैं तो फिर आप बता दोगे कि हमारा पैटर्न फाइंड आउट हो गया। आई होप आपको क्लियर होगा। तो इस तरीके से राबिन कार्ब एल्गोरिथम हमारी वर्क करती है। अब इससे जो क्वेश्चन आया था वो मैं आपको बता देती हूँ। AKT 2022-23 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या था, व्हाट इज स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम, एक्सप्लेन राबिन कार्ब मेथड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। सबसे पहले बताना था कि स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम्स क्या होती हैं, जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। फिर राबिन कार्ब मेथड्स को बताना था विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया है, आप उसी एग्जाम्पल या किसी और एग्जाम्पल के थ्रू उसको एक्सप्लेन करके आ सकती हो। क्लियर है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका AKT 2025-26 में पूछा गया था। अब क्वेश्चन था क्या, यूजिंग राबिन कार्ब एल्गोरिथम हाउ मेनी हैश कंप्यूटेशन आर नीडेड टू सर्च फॉर अ पैटर्न ऑफ लेंथ 4 इन अ टेक्स्ट ऑफ लेंथ 15।
हमारे पास जो टेक्स्ट की लेंथ है वो 15 है और जो पैटर्न की लेंथ है वो 4 है। आपको बताना था कि रॉबिन कार्ब एल्गोरिथम्स के अंदर जब हम इसको पैटर्न को फाइंड आउट करेंगे उस टेक्स्ट के अंदर, तो हमें कितना हैश को कंप्यूट करना पड़ेगा जब उसकी लेंथ 4 है और इसकी लेंथ 15 है। क्लियर है? ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट टाइम AQ2 में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि जो आपका AQ2 2025-26 का डाम का जो पेपर आया था वो वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर था, जिसके अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे कि समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए। तो अब तक रॉबिन का आपसे क्या आता था, आपके एल्गोरिथम पूछ लिए, आपसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछ लिया, बट इस बार क्या पूछा था, बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन। बताओ कि हैश कंप्यूटेशन कितना होगा। तो मैं अब आपको ये क्वेश्चन समझा देती हूँ कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें टेक्स्ट की लेंथ कितनी है, 15। जो हमारे पैटर्न की लेंथ है वो कितनी है, हमारी 4 है। सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि उस पैटर्न के अंदर हम कितनी डिफरेंट पोजीशन पे चेक करेंगे। तो वो हम किस तरीके से करेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल पोजीशन। उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है n-m+1। n क्या है, लेंथ ऑफ टेक्स्ट, m क्या लेंथ ऑफ पैटर्न, +1। तो 15 - 4 +1 तो कितना आ जाएगा, 12। 12 का मतलब क्या है कि पैटर्न को हम 12 डिफरेंट पोजीशन पर चेक कर सकते हैं। क्लियर है? 12 डिफरेंट पोजीशन पे चेक करने का मतलब आप समझो, जैसे हमने इस पे चेक किया था ना, तो हमने कितनी पोजीशन पे चेक किया था, 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पे चेक किया था। इसी तरीके से वो बता रहा है कि हम कितनी पोजीशन पे चेक करेंगे, 12 डिफरेंट पोजीशन पे चेक करेंगे। क्लियर है? इसी को हम बोलते हैं टेक्स्ट विंडो। पहला 12 तो हम इसके लिए हैश कंप्यूट करेंगे, और एक हैश हम कंप्यूट करते हैं जो हमारा पैटर्न होता है। जब हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था तो सबसे पहले जो हमारा पैटर्न होता है हम उसका भी हैश वैल्यू कंप्यूट करते हैं, तो एक तो ये होगा, और 12 टाइम हम इनकी हैश को कंप्यूट करेंगे, इनकी हैश वैल्यू को कंप्यूट करेंगे, तो टोटल कितना होगा, 12 + 1 13। समझ आया आपको 13 कैसे हुआ? जो हमने एक ऐड किया है, वो जो हमने एक ऐड किसके लिए किया है, अपने पैटर्न के लिए। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो हमारा पैटर्न होता है हम उसकी हैश वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। जैसे अभी हमने न्यूमेरिकल किए थे, तो आप उसे रिलेट कर सकते हो इस क्वेश्चन को। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो बस जिसको फॉर्मूला पता था, जिसको लॉजिक क्लियर था, वो ये क्वेश्चन कर पाया होगा, अदरवाइज किसी ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे प्रीवियसली पूछे नहीं गए हैं। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट एल्गोरिथम की तरफ, जो कि आपकी KMP नोथ मॉरिस प्रेथ एल्गोरिथम। सी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर साल AQ2 में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अब KMP एल्गोरिथम बेसिकली है क्या? KMP इज अ पैटर्न सर्चिंग एल्गोरिथम्स दैट अवॉइड अननेसेसरी करेक्टर कंपैरिजन बाय यूजिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम प्रीवियस मैच। इसमें हम क्या करते हैं, प्रीवियस मैच करते हैं, यानी प्रीफिक्स और सफिक्स का यूज करते हैं जब भी हम कैरेक्टर की मैचिंग करते हैं, पैटर्न को टेक्स्ट के अंदर फाइंड आउट करते हैं। इसमें हम कोई भी अननेसेसरी कंपैरिजन नहीं करते। वो अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से नहीं करते, एग्जाम्पल के थ्रू। इन द नेव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम्स व्हेन अ मिसमैच अकर वी स्टार्ट कंपेयरिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द पैटर्न अगेन। दिस कॉज मैनी रिपीटेड कंपैरिजन एंड वेस्ट टाइम। KMP अवॉइड दिस प्रॉब्लम। नेव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम्स में हमने पढ़ा था कि जहाँ हमारा मिसमैच होता है, हम वहाँ फिर स्टार्टिंग से पहुँचते हैं, फिर वहाँ से हम दोबारा कंपैरिजन करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो पैटर्न है वो फाइंड आउट हो रहा है या नहीं। बट इसके अंदर KMP के अंदर हम इतना कंपैरिजन नहीं करते। हम उसमें क्या करते हैं, प्रीवियस इंफॉर्मेशन की हेल्प से अपने पैटर्न को टेक्स्ट के अंदर फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है? अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्रीफिक्स किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं किसी भी पैटर्न को, और सफिक्स किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। पैटर्न है हमारा ABCD ये हमारा पैटर्न है। अगर मैं इसके प्रीफिक्स की बात करूं, प्रीफिक्स जब भी आप निकालो फ्रॉम लेफ्ट साइड से हमेशा हमारा प्रीफिक्स निकलता है, और सफिक्स जब हम निकालते हैं, सफिक्स हम कहाँ से निकालते हैं, राइट साइड की तरफ से निकालते हैं। तो यहाँ हम प्रीफिक्स की बात करें तो सबसे पहले प्रीफिक्स हमारा कौन आ सकता है, A अकेला आ सकता है, देन AB आ सकता है, देन ABC आ सकता है, देन ABCD आ सकता है। और सफिक्स की बात करें, सफिक्स हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड से पहला कैरेक्टर लेंगे तो C आएगा, 2 लेंगे तो CB आएगा या BC आएगा, BC आएगा, देन 3 लेंगे तो ABC आएगा, 4 लेंगे तो DABC आएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से किसी भी अब अगर हमें पैटर्न का प्रीफिक्स और सफिक्स फाइंड आउट करना हो तो हम इस तरीके से करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जब हम न्यूमेरिकल आगे सॉल्व करेंगे तो वहाँ प्रीफिक्स और सफिक्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो याद रखें, प्रीफिक्स लेफ्ट हैंड साइड से निकालते हैं, सफिक्स राइट हैंड साइड से निकालते हैं। ठीक है? अब इसमें क्या लिखा हुआ है, KMP यूजेस कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीफिक्स एंड सफिक्स फॉर जनरेशन ऑफ पाई टेबल। हम प्रीफिक्स और सफिक्स का किस लिए यूज करते हैं KMP के अंदर, पाई टेबल को जनरेट करने के लिए। अब पाई टेबल किस तरीके से जनरेट करता है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। क्लियर है? विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल हम इसकी पूरी एल्गोरिथम्स को समझेंगे डिटेल में।
तो हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसके अंदर हमारे पास स्ट्रिंग है, 15 हमारे पास कैरेक्टर है, ये हमारे पास पैटर्न है A B D। हमें इस पैटर्न को इस टेक्स्ट के अंदर फाइंड आउट करना है कि वो अकरेंस उसकी कितनी है, ये मतलब इसके अंदर ये अकर करता है या नहीं करता, ठीक है, वो फाइंड आउट करना है। तो वो हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले हम पाई टेबल को जनरेट करेंगे। पाई टेबल किस तरीके से जनरेट करते हैं, पाई टेबल इस तरीके से जनरेट करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या है, A B D, ये हमारा पैटर्न है, ठीक है। इसके इंडेक्सिंग हम हमेशा 1 से करते हैं, तो ये हमारा 1 इंडेक्स, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। सबसे पहले आप A देखोगे, A फर्स्ट टाइम अकर हो रहा है, यस। इससे पहले A अकर हुआ नहीं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 0। क्लियर है। देन B क्या इससे पहले आ चुका है, नहीं आ चुका, तो इसका मतलब B भी फर्स्ट टाइम अकर हो रहा है, तो 0। थर्ड पे A पहले आ चुका है, यस आ चुका है, तो हम देखेंगे कि A कौन से इंडेक्स पे आया, 1, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, 1। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है आपका कैरेक्टर B क्या पहले अकर हो चुका है, यस हो चुका है। फिर उसका क्या चेक करेंगे, इंडेक्स चेक करेंगे। इंडेक्स क्या है, 2, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 2। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है आपका D इससे पहले अगर हो चुका है इस पैटर्न के अंदर, नो, तो क्या लिख देंगे, 0। क्लियर है। तो ये हमारी क्या होगी, पाई टेबल जनरेट हो गई। तो इस तरीके से हम पाई टेबल को जनरेट करते हैं। जो भी पहला कैरेक्टर आता है उसको 0 कर देते हैं। और अभी हम इसमें प्रीफिक्स और सफिक्स भी चेक करते हैं। अभी हम दूसरे एग्जाम्पल में देखेंगे जो आपका PYQs में भी पूछा गया है। तो ये आपको आई होप समझ आ गया होगा कि पाई टेबल मैंने किस तरीके से ये जनरेट किया है। तो 0 0 1 2 0, ठीक है। पहला स्टेप इसमें यही होता है कि आपको पाई टेबल जनरेट करनी होती है, जो भी पैटर्न आपको गिवन होता है। अब एल्गोरिथम क्या कहती है, एल्गोरिथम्स ये कहती है कि सबसे पहले तो जो भी आप पूरा कैरेक्टर है, टेक्स्ट का पूरा कैरेक्टर, आप उसको लिख लो एंड पैटर्न को लिख लो, और उसके नीचे जो भी आपका पाई टेबल है उनकी वैल्यूज लिख लो। फिर हम 2 पॉइंटर लेते हैं, एक I और J। I स्टार्ट होता है 1 से यानी A से, और J स्टार्ट होता है 0 से। 0 से यानी ये तो A है, इससे भी पहले से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जहाँ कुछ नहीं है, 0। J कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, और I कहाँ स्टार्ट हो रहा है, 1 से। हम इसमें क्या करते हैं, इन दोनों को कंपेयर करते हैं, I और J+1 को। किस तरीके से मैं क्या कह रही हूँ कि I हमने स्टार्ट किया 1 से और J हमने स्टार्ट किया 0 से। अब हम कंपेयर करेंगे I = 1 और J को हम चेक करेंगे हमेशा J+1 से। अगर इन दोनों की वैल्यू हमारी सेम हो जाती है तो दोनों को I और J को प्लस कर देंगे। अगर नहीं होती तो वो अभी हम देखेंगे क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे I कहाँ से स्टार्ट है, 1 से, तो I = 1 पे हमारी वैल्यू क्या है, A। J कहाँ से स्टार्ट है, J+1। J इनिशियल वैल्यू क्या है J की, 0, 0 + 1, J = 1। J = 1 पे हमारा जो कैरेक्टर है वो क्या है, J = 1 पे हमारा कैरेक्टर क्या है, A। दोनों क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, तो I और J को इंक्रीमेंट कर दो। I हमारा 1 पे था, I हमारा कहाँ पहुंच गया, 2 पे। J हमारा कहाँ था इनिशियली, 0 पे था, अब J कहाँ हो गया, 1 पे। अब I 2 पे चेक करो, I 2 पे क्या है आपका, B। J पे हम कहाँ चेक करते हैं, J+1 पे, तो 1 पे 1 + 1 यानी 2, यानी इंडेक्स 2 पे हमारा कैरेक्टर कौन सा है, B। यानी ये वाला कैरेक्टर क्या कर रहा है, हमारा मैच कर रहा है, तो क्या करते हैं, I और J को इंक्रीमेंट कर देते हैं। अब I की वैल्यू हमारी क्या हो गई है, 3, और J की वैल्यू क्या हो गई है हमारी, 2। I = 3 पे हमारा कैरेक्टर कौन सा है, A, और J पे हम क्या चेक करते हैं, J+1 से कंपेयर करते हैं, तो 2 + 1 3। तो एट 3 इंडेक्स यहाँ हमारा क्या है, A। यानी यहाँ पे भी A है, ये भी A है, दोनों कैरेक्टर क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। तो जस्ट हम क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे। तो I क्या हो गया, अब हमारा 4 हो गया है। J हमारा क्या हो गया, 2 था, अब क्या हो गया, 3 हो गया है। I = 4 पे आपके कैरेक्टर की वैल्यू क्या है, B। और J पे हम कहाँ चेक करते हैं, J+1 से कंपेयर करते हैं, 3 + 1 4, यानी J = 4 पे हमारे कैरेक्टर कौन सा है, B और B, तो दोनों मैच करें तो हम क्या कर देंगे, I और J को दोनों को इंक्रीमेंट कर देंगे। अब I की वैल्यू क्या हो गई है हमारी, 5 हो गई है, और J की वैल्यू क्या हो गई है हमारी, 4 हो गई है। तो I = 5 पे आपका कैरेक्टर क्या है, C। J पे हम किससे कंपेयर करते हैं, J+1 से, 4 + 1 5, यानी J = 5 पे हमारा कैरेक्टर कौन सा है, D। अब आप देखो ये यहाँ C है, यहाँ D है, तो यहाँ क्या हुआ हमारा, C does not = D, यानी I = 5 और J = 4 पे जो हमारे कैरेक्टर मिले हैं वो हमारे क्या है, दोनों कैरेक्टर मैच नहीं करते, यानी मिसमैच करते हैं। जब भी हमारा दोनों कैरेक्टर मिसमैच करते हैं तो हम क्या करते हैं, D में पाई वैल्यू हमारे यहीं एट 5th इंडेक्स पे जो हमारा कैरेक्टर D है वहाँ हमारी वैल्यू क्या कर गई, मिसमैच कर गई। तो अब हम देखेंगे इसकी पाई वैल्यू,
पाई टेबल में उसकी वैल्यू देखेंगे, डी की पाई टेबल में वैल्यू क्या है 0, तो हम जे को क्या कर देंगे 0 पहुंचा देंगे। जे 4 से कहाँ पहुंच जाएगा, जे 0 पे पहुंच जाएगा। क्यों पहुंचा, क्योंकि यहाँ आपका मिसमैच हुआ। हमने जो डी करेक्टर है उसकी पाई टेबल में वैल्यू देखी, पाई टेबल में वैल्यू क्या थी 0। अब जो जे है वो पॉइंटर कहाँ से 5 से उठ के कहाँ आ गया, जे पर आ गया। ठीक है, मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि जब हम किस तरीके से कर दे। तो यहाँ अब आपका जे कहाँ आ गया 0 पे, और आई आपका क्या है 5 पे ही है। ठीक है, अब आई आपका 5 पे है, जे आपका 0 पे है। तो अब हम दोबारा से चेक करेंगे, आई इक्वल टू 5 पे क्या है आपका सी है, और जे पे हम क्या करते हैं, जे प्लस 1 से कंपेयर करते हैं। जे प्लस 1 यानी 0 प्लस 1 यानी 1 पे। 1 पे आपका कौन सा करेक्टर है, ए। 1 पे आपका कौन सा करेक्टर है, ए। फिर क्या हुआ आपका मिसमैच हुआ। मिसमैच होता है तो हम क्या देखते हैं, जो भी कैरेक्टर मिसमैच हुआ है पैटर्न के अंदर उसकी पाई टेबल में वैल्यू देखते हैं, वो क्या है 0, और जे को हम फिर से 0 पे पहुंचा देते हैं। जे हम फिर से कहाँ पहुंच गए, 0 पे पहुंच गया है। पहले से ही वो 0 पे था, फिर से 0 पे पहुंच गया। जब भी ऐसी कंडीशन आते हैं कि जे हमारा 0 पे ही है, हम इससे पीछे तो उसको नहीं पहुंचा सकते, तो अब हम क्या करेंगे, आई को इंक्रीमेंट कर देंगे। तो अब हमारा आई कहाँ पहुंच जाएगा, आई हमारा 6 पे हो जाएगा, और जे हमारा 0 पे पहुंच जाएगा। अब हम फिर से चेक करेंगे, आई इक्वल टू 6 पे हमारा क्या है, ए है। जे प्लस 1 पे हमारा क्या है, जे पे हम जे प्लस 1 से कंपेयर करते हैं, 0 प्लस 1 1, तो 1 पे क्या है हमारा ए। ए है तो क्या कर देंगे, आई और जे को दोनों को इंक्रीमेंट कर देंगे। इंक्रीमेंट हुआ तो आई हमारा अब 7 हो गया, और जे क्या हो गया हमारा 1। आई इक्वल टू 7 पे हमारा क्या है, बी है, और जे प्लस 1 यानी 2 पे हमारा कौन सा कैरेक्टर है, बी है। यानी दोनों मैच कर रहे हैं। मैच कर रहे हैं तो आई और जे को हम क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे। इंक्रीमेंट कर दिया तो आई की वैल्यू क्या हो गई, 8 हो गई, और जे की वैल्यू क्या हो गई आपकी 2 हो गई। आई इक्वल टू 8 पे आपका जो कैरेक्टर है वो क्या है आपका सी है, और जे यानी जे प्लस 1, 2 प्लस 1 3, 3 पे आपका क्या है कैरेक्टर ए है। इन दोनों का क्या हुआ, मिसमैच हुआ। जब भी मिसमैच होता है तो हम क्या करते हैं, पाई टेबल में उस कैरेक्टर पे जाते हैं, उस कैरेक्टर की जो पाई टेबल, उस कैरेक्टर की जो पाई टेबल में वैल्यू होती है जे को वहां पहुंचा देते हैं। ये क्या है 1, तो जे अब हमारा क्या हो गया 1 पे पहुंच गया है। अभी हमारा जे कहाँ था 2 पे था, अब जे हमारा कहाँ पहुंच गया 1 पे पहुंच गया है, और आई हमारा कहाँ है 8 पर ही है। फिर से आप कंपैरिजन करो, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। आई होप आपको क्लियर होगा कि अब तो आप आगे कर सकते हो, आपको नोट्स में प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा, बट मैंने आपको आई इक्वल टू 8 तक पूरा का पूरा सॉल्व करके दिखा दिया कि हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको इसमें भी समझा देती हूँ। ठीक है, ये हमने करा, यहाँ हमारा मिसमैच हुआ। जब भी मिसमैच होगा तो हम क्या कर देंगे, जो भी जे इंडेक्स है उसकी पाई वैल्यू को चेक करेंगे, और जे को जो भी पाई वैल्यू है उस पर उस इंडेक्स पे पहुंचा देंगे। क्लियर है, यहाँ तक हमने कहाँ तक देख लिया, 5 भी देख लिया है। हम आई इक्वल टू 8 पर है ना, हम आई इक्वल टू 8 पर पहुंच जाते हैं। ये रहा आई इक्वल टू 8, और जे हमारा 0 पे पहुंच गया है, क्योंकि यहाँ हमारा मिसमैच हुआ तो जे हमारा कहाँ पहुंच गया 0 पे पहुंच गया, और आई हमारा कहाँ पहुंच गया 8 पे पहुंच गया है। अब हमारा आई क्या हो गया, आई इज इक्वल्स टू 8 पे क्या है हमारी वैल्यू सी है, और आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1 यानी 1 प्लस 1, जे इज इक्वल्स टू 2 पे क्या है हमारा ए है, यानी सी और ए हमारे क्या कर गए, मिसमैच कर गए। तो अब हम क्या देखेंगे, जे हमारा कहाँ था पहले, जे इज इक्वल्स टू हमारा 2 पे था। अब यहाँ हमारा मिसमैच हुआ तो हम इसकी पाई टेबल में वैल्यू देखेंगे 0, तो जे अब हमारा क्या हो जाएगा, जे हमारा कहाँ पहुंच जाएगा 0 पे पहुंच जाएगा। तो अब इसका मतलब क्या है कि आई की वैल्यू अभी हमारी 8 है, और जे हमारा कहाँ पहुंच गया है 0 पे पहुंच गया है। ठीक है, आई इज इक्वल्स टू 8 पे हमारी वैल्यू क्या है सी, और जे 0 यानी जे प्लस 1 पे हम चेक करते हैं, जे प्लस 1 यानी 0 प्लस 1 1 यानी 1 पे क्या है आपका ए है। सी और ए आपके क्या कर जाएंगे, फिर से मिसमैच कर जाएंगे। अब हम जे को इस 0 से पीछे तो नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि जो इससे पीछे हम उसे मूव ही नहीं करा सकते। जब भी ऐसी कंडीशन आती है कि हम जे को 0 पे ही वो अटका रह जाता, हम उसे 0 से पीछे तो नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं आई को इंक्रीमेंट कर देते हैं। आई हमारा 8 था तो आई हमारा क्या हो गया 9 हो गया। क्लियर है, अब आई 9 पे देखेंगे, और जे हमारा 0 पे है। जे इज इक्वल्स टू जे प्लस 1 यानी 0 प्लस 1 1, ए और ए को कंपेयर करेंगे तो ये क्या हो गया हमारा सेम है। सेम आता है तो हम आई और जे को क्या कर देते हैं, राइट की तरफ मूव कर देते हैं। अब 9 से हमारा आई क्या कहाँ पहुंच गया 10 पे, और यहाँ जे 0 से कहाँ पहुंच गया 1 पे पहुंच गया है। जे प्लस 1 यानी 2, बी और यहाँ 10 पे क्या है बी, दोनों मैच कर रहे हैं, तो आई और जे को हम क्या कर देंगे फिर से इंक्रीमेंट कर देंगे। तो आई अब हमारा कहाँ पहुंच जाएगा,
आई हमारा अब कहाँ पहुंच गया, आई हमारा 11 पे आ गया और जे हमारा किस पे पहुंच गया, 2 पे पहुंच गया। आई इज इक्वल टू 11 पे देखेंगे तो 11 पे क्या है हमारा ए है, जे प्लस 1 यानी 2 प्लस 1, आई जे इज इक्वल टू 3 पे क्या है आपकी वैल्यू ए है। ये दोनों क्या कर गए, मैच कर गए। तो आई और जे को आप क्या कर दो, राइट की तरफ फिर से मूव कर दो। राइट की तरफ जब आप मूव करोगे तब आई की वैल्यू क्या हो गई है आपकी, आई की वैल्यू हो गई है आपकी 12 और जे की वैल्यू क्या हो गई है आपकी 3। आई इज इक्वल्स टू 12 पे आपको क्या मिल रहा है, कैरेक्टर बी मिल रहा है और जे इज इक्वल्स टू जे प्लस 1 यानी 3 प्लस 1 यानी 4 पे क्या मिल रहा है आपको, बी मिल रहा है। यानी दोनों आपके कैरेक्टर क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। जब भी मैच करते हैं तो आई और जे को क्या कर दो, राइट की तरफ मूव कर दो। तो आपने आई और जे को राइट की तरफ मूव कर दिया, तब आई की वैल्यू क्या हो गई है आपकी 13 और जे की वैल्यू क्या हो गई है आपकी 4। तो आई 13 पे आपकी कैरेक्टर क्या कौन सा मिल रहा है आपका ए और जे प्लस 1 यानी 4 प्लस 1 यानी 4 प्लस 1 2 3 4 4 प्लस 1 5 पे आपको क्या मिल रहा है, डी मिल रहा है। तो ए और डी आपके क्या कर गए, मिसमैच कर गए। तो मिसमैच कर गए तो क्या करोगे आप, जे को मूव कर दोगे। जे कहाँ था आपका, बी पे था, बी पे देखेंगे यही तो मिसमैच करा आपका, तो बी पे था। तो बी पे आपके पाई टेबल में कौन सी वैल्यू 2, तो आप उसको कहाँ पहुंचाओगे, इंडेक्स 2 पे पहुंचा दोगे। अब आप इंडेक्स 2 पे पहुंचा दोगे यानी जे तो आपका इंडेक्स 2 पे पहुंच गया है और आई क्या है आपका 13 पे ही है। फिर से आप कंपेयर करोगे तो आई इज इक्वल टू 13 पे क्या है आपका, आई इज इक्वल टू 13 पे आपका ए है और जे प्लस 1 2 प्लस 1 2 प्लस 1 3 पे क्या है आपका ए है। ये आपका क्या करा, दोनों मैच करा है तो आई और जे को आप इंक्रीमेंट कर दो। अब आई इज इक्वल टू 14 और जे इज इक्वल टू क्या हो चुका है आपका 3। आई इज इक्वल टू 14 पे आपका क्या मिल रहा है, आपका बी मिल रहा है। 3 प्लस 1 4 पे क्या मिल रहा है, 1 2 3 4 4 पे भी आपको क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है। इसका मतलब ये क्या है, आपके मैच कर रहे हैं। तो आई और जे को आप क्या कर दो, राइट की तरफ मूव कर दो। अब आई क्या है आपका 15 और जे आपका क्या कहाँ पहुंच चुका है 4 पे। आई इज इक्वल टू 15 पे आपको क्या मिल रहा है, डी। 4 प्लस 1 यानी 5th पोजीशन पे क्या मिल रहा है, जे की आपको डी मिल रहा है। तो वहां पे भी आपको डी मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, वो मैच कर गया। तो आई और जे की जो लिमिट है वो एक्सीड हो चुकी है। आई की वैल्यू 15 तक थी, 15 करेक्टर थे, इसके अंदर 5 ही थे। तो हमने सबको कंपेयर कर लिया। तो हमें लास्ट में हमारा जो जहाँ से हमारा मैच हुआ हुआ आ रहा है, तो हमें वहां से क्या मिल गया, अपना आंसर मिल गया। आई होप आपको क्लियर होगा। तो ए बी डी, अब आप देखो ए बी डी हमें कहाँ से मिला है, ये रहा 11 से 15 तक। अब आप देखोगे आई इज इक्वल टू 11 से 15 तक हमारे जो मैच है वो हमें मिलता जा रहा है और हमारे जो करेक्टर है वो मिल रहा है। तो क्या था, ए फिर बी ए बी डी। देखो पहले 11 पे मिला ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी और फिर डी। तो ए बी डी हमें कहाँ मिला, 11 से लेके 15 तक, 11 12 13 14 एंड 15 तक। आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो बस आपको क्या ध्यान रखना है कि आई और जे अगर आपका मैच करता है तो आई और जे को राइट की तरफ मूव कर दो। अगर नहीं करता है तो आप क्या करो, जहाँ बी आपका पॉइंट कर रहा है उसके पाई टेबल में वैल्यू देखो और जे को उधर की तरफ वहां मूव करा दो। क्लियर है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो जो आपको लार्जेस्ट पैटर्न मिलेगा वो 11th इंडेक्स से मिलेगा। 11 से 15 इंडेक्स पर आपको ये पैटर्न फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये क्वेश्चंस मैंने आपको पूरा का पूरा अच्छे से समझा दिया है। आपको नोट्स के अंदर प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा, तो आप एक बार खुद से भी देख सकते हो कि हमें एग्जाम के अंदर किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करके आना है। KMP एल्गोरिथम का जो क्वेश्चन है वो ईजी होता है। जस्ट आपको क्या करना है, कंपेरिजन तो करना। अगर मैच करते हैं तो इंक्रीमेंट कर दो, मैच नहीं करते तो आप क्या कर दो, जे की जहाँ जे पॉइंटर है उसकी पाई टेबल में पाई वैल्यू देखो और जे को उस इंडेक्स पे पहुंचा दो। जस्ट क्लियर है, फिर दोबारा से कंपैरिजन करो। बस आपको यही करते रहना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब जो हमारा EQ 2024-25 में क्वेश्चन पूछा गया था वो हमारा था क्या, राइट KMP स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम्स, टेक अ सुटेबल एग्जांपल्स, कंप्यूट द प्रीफिक्स फंक्शन पाई फॉर द पैटर्न्स व्हेन अल्फाबेट्स इज। आपको KMP एल्गोरिथम समझानी थी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर आपको क्या करना था, आपको ये जो पैटर्न गिवन है इसके पाई टेबल को कंप्यूट करना था। क्लियर है, अब पाई टेबल किस तरीके से कंप्यूट करते हैं आपको इस वाले पैटर्न से बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले एल्गोरिथम्स देख लेते हैं। एल्गोरिथम हमारी क्या कहती है, पहले आप क्या करो, फर्स्ट क्रिएट एंड कैलकुलेट द पाई टेबल। अभी हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, तो अब आपको एल्गोरिथम समझने में बहुत ज़्यादा इजी होगा। तो फर्स्ट सबसे पहले हमने क्या किया था, जो भी हमारा पैटर्न था उसकी हमने पाई टेबल को कंप्यूट कर दिया था। सबसे पहला स्टेप यही है, टेक क्रिएट एंड
क्रिएट एंड कैलकुलेट द पाई टेबल। स्टेप 2 में आप क्या करते हो, 2 पॉइंटर लेते हो आई और जे। आई को 1 से स्टार्ट करते हो और जे को कहाँ से स्टार्ट करते हो, 0 से स्टार्ट करते हो। स्टेप 3 में क्या करते हो, कंपेयर करते हो आई और जे प्लस 1 को। अगर आई और जे प्लस 1 आपके मैच कर जाते हैं तो आई और जे को राइट मूव कर देते हो। अगर मैच नहीं करते तो आप क्या करते हो, जे जहाँ जे इनिशियलाइज है, जहाँ जे पॉइंट कर रहा है उसकी पाई टेबल देखते हो। पाई टेबल में जो वैल्यू होते हो उस इंडेक्स पे आप जे को पहुंचा देते हो। क्लियर है। फिर अगर जे हमारा 0 पे है और कोई भी हम फर्दर बैकवर्ड नहीं जा सकते, जैसे अभी हमने देखा था, हमने आई को इंक्रीमेंट किया था ना, हमारी एक कौन सा था जो स्टेप जहां हम जे इज इक्वल्स टू 0 पर दोबारा पहुंच गए थे। तो जब भी ऐसी कंडीशन आई कि अब इससे पीछे तो आप नहीं जा सकते, तो उस टाइम में आप क्या करोगे, आई को इंक्रीमेंट कर दोगे और रिपीट करते रहोगे ये स्टेप जब तक आपका लॉन्गेस्ट पैटर्न फाइंड आउट नहीं हो जाता। तो ये आपके एल्गोरिथम है एज सिंपल जैसा हमने न्यूमेरिकल में देखा करके, उसी तरीके से ये आपके एल्गोरिथम्स पूरी इसके अंदर लिखी हुई है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब मेन है कि जो आपको ये पैटर्न फाइंड आउट, पैटर्न की पाई टेबल को कंप्यूट करना था। पैटर्न के अंदर जो पहले कैरेक्टर है हम उनको लिख लेते हैं और देखते हैं कि हम पाई टेबल को किस तरीके से कंप्यूट करते हैं। ठीक है, अब मैं पहले ये लिख लेती हूँ। तो सबसे पहला है आपका ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, बी, ए, फिर बी, बी, फिर ए है आपका, फिर बी है, ए, बी, बी, देन ए, बी, बी। ये आपका क्या, ये आपको पूरा पैटर्न है। आपको इस पैटर्न का पाई टेबल को कंप्यूट करना है। ठीक है, अब आप बहुत ध्यान से देखिए कि हम पाई टेबल को किस तरीके से कंप्यूट करते हैं। सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, इंडेक्सिंग कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो सबसे पहले आपने क्या कर दिया है, पूरा इसमें इंडेक्सिंग कर दी है। सबसे पहला स्टेप पे आपका ये होगा कि आपको इंडेक्सिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडेक्सिंग की हेल्प से ही आप प्रीफिक्स और सफिक्स को फाइंड आउट कर पाओगे। क्लियर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला कैरेक्टर देखते हैं ए। क्या इससे पहले ए अकर हुआ है, नहीं। अगर हम इसका प्रीफिक्स देखें या सफिक्स प्रीफिक्स देखें तो कोई है नहीं, तो इसका मतलब पहली बार अकर हुआ है तो 0। उसके बाद बी, बी आपका फर्स्ट टाइम अकर हुआ है, ये इससे पहले है कोई प्रीफिक्स में नहीं है, तो हम क्या करेंगे 0। अब आई एम थर्ड पे ए, ए देखेंगे, ए हमारा क्या इससे पहले प्रेजेंट है, यस है। कहाँ प्रेजेंट है, कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है, 1 पे, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। फिर नेक्स्ट है आपका बी। अब आप यहाँ है हो ना, तो हमने यहाँ पहुँच चुके हैं, ए से ए को मैच किया। अब नेक्स्ट क्या है आपका बी। क्या बी आपका पहला अकर हो चुका है, यस। ए के बाद बी आया, यहाँ भी ए के बाद बी आया है, तो कौन से इंडेक्स पे आया, 2, तो यहाँ आप क्या लिख दोगे, 2। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ बी के बाद ए आया, यहाँ बी के बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है। जबकि बी के बाद ए आता तो हम क्या लिख देते हैं, यहाँ 3 लिख देते, बट यहाँ बी के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है, यहाँ बी के बाद बी आ रहा है, तो हम इसे कहाँ पहुँचा देंगे, दोबारा से 0 पे पहुँचा देंगे। फिर चेक करेंगे, ए आपका पहला अकर हुआ है, यस हुआ है, विच इंडेक्स 1, तो यहाँ क्या लिख देंगे 1। फिर आप यहीं से मैच करते जाइए। फिर ए के बाद यहाँ क्या आ रहा है, बी, यहाँ भी ए के बाद क्या आ रहा है, बी, कौन से इंडेक्स पे, 2, तो यहाँ क्या लिख देंगे 2। फिर यहाँ बी के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है, यहाँ बी के बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है, तो यहाँ क्या लिख देंगे 0। फिर से 0 से स्टार्ट कीजिए। फिर दोबारा से हमारा ए आ गया, ए कौन से इंडेक्स पे हमारा अकर हुआ है, 1 पे, तो यहाँ क्या लिख दो 1। फिर नेक्स्ट चेक करो, यहाँ ए के बाद बी है, यहाँ भी ए के बाद बी है, तो बी कौन से इंडेक्स पे अकर हुआ है, 2, तो यहाँ क्या लिख दो आप, 2 लिख दो। अब नेक्स्ट आप चेक करो, बी के बाद क्या आ रहा है, यहाँ ए, तो यहाँ भी बी के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है, कौन सा इंडेक्स 3, तो यहाँ क्या लिख दो 3। नेक्स्ट यहाँ ए के बाद क्या आ रहा है, बी, यहाँ भी ए के बाद क्या आ रहा है, बी, तो इंडेक्स कौन सा है, 4, तो यहाँ क्या लिख दोगे आप 4। नेक्स्ट यहाँ बी के बाद बी आ रहा है, यहाँ भी बी के बाद बी आ रहा है, तो आप क्या लिख दोगे, कौन सा इंडेक्स 5। अब बी के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो कौन से इंडेक्स पे क्या है हमारा, 6। फिर यहाँ ए के बाद क्या आ रहा है, बी, यहाँ भी ए के बाद क्या आ रहा है, बी, तो यहाँ क्या लिख दोगे आप 7। और इस बी के बाद यहाँ पे भी आ रहा है और इस बी के बाद यहाँ पे भी आ रहा है, तो ये कौन से इंडेक्स पे आ रहा है, 8, तो यहाँ क्या लिख दोगे आप 8। अब हम चेक करें तो हमारी पाई टेबल जो क्रिएट हुई है वो एकदम करेक्ट हुई है। तो इस तरीके से बस आपको पाई टेबल को कंप्यूट करना था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इसमें मैंने क्या किया, अब मैंने सबसे पहले देखा, अभी थोड़ा से भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी मैंने ए को देखा, फर्स्ट टाइम हुआ है तो 0, बी को देखा, फर्स्ट टाइम हुआ है तो 0। अब ए एट
विच इंडेक्स फर्स्ट। अब मैं यहाँ से फिर आगे का मैच करती जाऊंगी, जो प्रीफिक्स है, जो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड हम प्रीफिक्स देख रहे हैं, जो भी मैच कर रहा है हम उस इंडेक्स को लिख रहे हैं। अगर मैच नहीं कर रहा तो हम वहाँ क्या लिख रहे हैं, जीरो से दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इस तरीके से आपको पाई टेबल को कंप्यूट करना आना चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हो तो यहाँ पाई टेबल लिखा हुआ है। अगर इसकी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो दो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, एक तो सर्चिंग में टाइम लग रहा है, एक हमारा टेबल में। तो इसकी जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो कितनी होती है, m+n। क्लियर है? अब KMP एल्गोरिथम्स का आपका 2021-22 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन था क्या, एक्सप्लेन एंड राइट द KMP एल्गोरिथम्स फॉर पैटर्न मैचिंग, ऑल्सो राइट इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एल्गोरिथम्स आपसे पूछी थी, वो मैंने आपको बता दी है, तो जस्ट आपको एल्गोरिथम लिखनी है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में मैंने आपको बता दिया O ऑफ m+n होती है। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो चुका है। तो KMP एल्गोरिथम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके एल्गोरिथम्स, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और उसके एक न्यूमेरिकल आपको आना ही चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका आता है स्ट्रिंग मैचिंग विद फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा हम टफल में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, हमें पता है कि फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है। अब फाइनाइट ऑटोमेटा एक मैथमेटिकल मशीन होती है जो क्या करती है, इनपुट्स को रीड करते हैं 1 by 1, और वो विद द हेल्प ऑफ 5 टपल्स हम दिखा पाते हैं कि किस तरीके से हमारा ट्रांजिशन चेंज हो रहा है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। ठीक है, इसके अंदर हमारे 5 टपल होते हैं। Q जो रिप्रेजेंट करता है वो सेट ऑफ स्टेट बताता है, ये जो समीशन है ये सेट ऑफ अल्फाबेट बताता है। ट्रांजिशन दिखाता है कि अगर हम जीरो स्टेट पर, तो जीरो स्टेट से हम कितना ट्रांजिशन करके B पे जा रहे हैं। Q0 आपका इनिशियल स्टेट होता है जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। F क्या होता है, आपका फाइनल स्टेट होता है जहाँ हमारा आउटपुट हमें मिलता है। क्लियर है? तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये तो बेसिक्स है फाइनाइट ऑटोमेटा जो आप ऑलरेडी आपको पता होगा। अब आपका फाइनाइट ऑटोमेटा से आज तक क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया, 2 नंबर में भी नहीं आया है, कभी 7 नंबर में तो आया ही नहीं है, बट हमें फिर भी पता होना चाहिए कि Q में पूछा जा सकता है। तो ये भी हमारी एक स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम है, बट इसके अंदर हम जब भी स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम्स करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिशंस, इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट, उनकी हेल्प से हम करते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका ये पैटर्न है, ये आपका टेक्स्ट है, तो आप किस तरीके से इसको पैटर्न को फाइंड आउट करेंगे इस टेक्स्ट के अंदर, या हम ये जो मशीन बनाते हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा बनाते हैं, वो किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो उसका स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाती हूँ। तो सबसे पहले आपको चेक करना है जो आपका पैटर्न है उसकी लेंथ कितनी है। पैटर्न की लेंथ हम क्या बोलते हैं, m। तो पैटर्न की लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। पैटर्न की लेंथ कितनी है, 7। अब जो हम फाइनाइट ऑटोमेटा बनाएंगे उसके अंदर स्टेट कितनी होती हैं, स्टेट होती हैं m+1। तो 7 + 1 यानी इसके अंदर जो स्टेट होंगी वो कितनी होंगी, 8 स्टेट होंगी। और हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, स्टार्ट करेंगे हम 0 से। पहली स्टेट 0, देन 1 2 3 4 5 6 7। अब आप चेक कीजिए कितनी स्टेट हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेट हो गई क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया है। तो पता चल गया जो भी आपकी पैटर्न की लेंथ है उसमें +1 करो, उतनी नंबर ऑफ स्टेट आपकी फाइनाइट ऑटोमेटा में होंगी। क्लियर है? अब इसके अंदर भी आपको प्रीफिक्स सफिक्स का पता होना चाहिए। प्रीफिक्स सफिक्स मैंने अभी आपको बताया था, प्रीफिक्स हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, सफिक्स हम राइट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जहाँ हमारा प्रीफिक्स और सफिक्स मैच करेंगे वही हमारा डिसीजन मेकिंग होगा। ठीक है, जैसे हमारा अगर प्रीफिक्स और सफिक्स अगर हम देखें, यहाँ लिख देती हूँ कि अगर हमारा प्रीफिक्स है ए बी एंड देन ABC, ये प्रीफिक्स है, और सफिक्स हमने निकाला CBC और ABC, तो जहाँ हमारा प्रीफिक्स और सफिक्स मैच करते हैं वह हमारा क्या होता है, डिसीजन मेकिंग होता है। तो आपको प्रीफिक्स और सफिक्स का पता होना चाहिए। ठीक है, अब आपको पता चल गया हमने फाइनाइट ऑटोमेटा बना लिया। सबसे पहले हम पैटर्न लिख लेते हैं। हमारा पैटर्न है क्या, हमारा पैटर्न है ABABACA। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका पैटर्न है। तो सबसे पहले आप किस तरीके से देखोगे, सबसे पहले हमारा इनिशियल स्टेट है, यहाँ हमारे पास 3 अल्फ़ाबेट, पैटर्न के अंदर हमारा कितने अल्फ़ाबेट हुए हैं, हमारे पास 3 अल्फ़ाबेट यूज हुए हैं, A B और C। ठीक है, अब हर स्टेट पे हम तीनों के लिए चेक करेंगे। सबसे पहले हम इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट हम 2 इस तरीके से इसे डबल कर देते हैं, तो ये हमारी हो जाती है फाइनल स्टेट। तो जो हमारी इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट में हमारा A भी आ सकता है, B भी आ सकता है, C भी आ सकता है। अगर हमारा A आता है तो क्या हम देखेंगे पैटर्न में फर्स्ट कैरेक्टर हमारा A है, यस। इसका मतलब जो हमारा पहला ट्रांजिशन होगा फ्रॉम 0 to 1 वो हमारा क्या होगा, A होगा।
तो हम क्या कर देंगे, यहाँ ए कर देंगे। यहाँ बी भी चेक कर बी भी कर सकते हैं, हम सी भी कर सकते हैं, बट अगर हम बी ट्रांजिशन करेंगे या सी ट्रांजिशन करेंगे तो जो हमारा पैटर्न है वो उसमें मैच नहीं करेगा, जबकि हमें जो फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है वो हमें पैटर्न के अकॉर्डिंग ही तो बनाना है। क्लियर है? तो पहला ट्रांजिशन क्या हुआ, हमारा ए हुआ। अब इसके बाद हम चेक करेंगे फिर से कि 1 पे हमारा क्या आ सकता है। 1 पे हमारा ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है। अगर ए आएगा तो पहले ए है, ए हो जाएगा, बी आएगा तो ए बी हो जाएगा और ए सी हो जाएगा। अब यहाँ हम देखेंगे 1 पे हमारा क्या ट्रांजिशन होगा। अब यहाँ आप देखोगे तो प्रीफिक्स क्या है इसका, ए, सफिक्स क्या है, ए। जब भी आपका प्रीफिक्स और सफिक्स मैच करता है, मैंने आपको बताया था वो डिसीजन मेकिंग होता है, और प्रीफिक्स और सफिक्स ए है, कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम, यानी इसकी लेंथ कितनी है, 1। इसका मतलब जो आपका फर्स्ट स्टेट है वहाँ आपका क्या रहेगा, ए रहेगा। अब 1 स्टेट पे यानी यहाँ, तो इसका मतलब सेल्फ लूप रहेगा, ए आपका यहीं रहेगा। ए बी, अब बी क्या है, आ सकता है नहीं आ सकता है, पहले तो हमने ए के लिए चेक करा, अब ए के बाद बी आ सकता है, यस बी आ सकता है, बट बी क्या है, नेक्स्ट करेक्टर है। जब भी नेक्स्ट करेक्टर आएगा तो हम क्या करेंगे, स्टेट को चेंज करेंगे। अभी हम यहाँ थे तो अब हमारी स्टेट क्या हो जाएगी, 1 से 2 हो जाएगी, तो हमारा करेक्टर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए चेक कर लिया। अब ए सी के लिए भी चेक करेंगे। अगर ए सी कर देती हूँ, क्या ए सी यहाँ प्रेजेंट है, ए सी नो, तो इसका मतलब ए सी को मैं नहीं लूँगी। समझ आ रहा है आपको? इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें हर स्टेट पे चेक कर रहे हैं। अब यहाँ से 2 से जाने के लिए मैं ए के लिए भी चेक करूँगी, बी के लिए भी, सी के लिए भी। अगर मैं ए बी ए ले लेती हूँ, ए बी, और मैंने पहला ट्रांजिशन ए लिया, ए बी ए, इसका जो पहला प्रीफिक्स है और इसका जो सफिक्स है वो क्या कर रहा है, दोनों मैच कर रहे हैं। ठीक है, मैच भी तो कर रहे हैं, ए बी ए, और ए बी ए क्या कर रहा है, आपका कैरेक्टर में भी है। इसका मतलब नेक्स्ट कैरेक्टर अगर आपका ए आता है तो हमें स्टेट चेंज करनी पड़ेगी, तो स्टेट चेंज करनी पड़ेगी, तो हम क्या कर दे, हमने स्टेट चेंज कर दी। अब ए बी के लिए चेक करेंगे, क्या इसका और प्रीफिक्स और सफिक्स मैच कर रहा है, नो। अगर ए बी सी के लिए चेक करेंगे, क्या प्रीफिक्स और सफिक्स मैच कर रहा है, नो। तो इसका मतलब हमारा क्या आएगा, ए बी ए। हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब इस स्टेट पर हम चेक करेंगे ए बी सी तीनों के लिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ ए ले लेती हूँ तो ए बी ए, ठीक है, ए बी ए ही होगा, ए बी ए और ए। इसका जो पहला प्रीफिक्स है और इसका जो सफिक्स है मैच कर रहा है, क्या ए बी ए से मैच कर रहा है, नो। यानी लेंथ 1 का जो हमारा प्रीफिक्स और सफिक्स है वो मैच कर रहा है। इसका मतलब यहाँ से अगर मैं ए ट्रांजिशन मूव करूँगी तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, 1 लेंथ पे। क्यों? क्योंकि मेरा जो प्रीफिक्स और सफिक्स है वो दोनों मैच कर रहे हैं। समझ आ रहा है आपको कि मैं यहाँ से यहाँ क्यों गई? क्यों? क्योंकि मैंने पहले ए के लिए चेक करा, ए बी ए, जो प्रीफिक्स और सफिक्स है एक लेंथ का वो मैच हो रहा है, तो मुझे यहाँ से कहाँ जाना पड़ेगा, 1 लेंथ पे जाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पहुँच गई। क्लियर है? अब मैं बी के लिए चेक करूँगी, ए बी, क्या प्रीफिक्स और सफिक्स मैच कर रहे हैं? नहीं कर रहे, बट ए बी हमारा जो पैटर्न है वो मैच कर रहा है, तो इसका मतलब अगर बी आएगा तो मुझे जो स्टेट है वो चेंज करनी पड़ेगी, तो बी के लिए मैंने स्टेट चेंज कर ली। अब मैं सी के लिए चेक करूँगी, ए बी ए सी, क्या ए सी मैच कर रहा है या ए बी ए सी मैच कर रहा? नहीं, इसका कोई प्रीफिक्स कोई सफिक्स, 1 लेंथ 2 लेंथ था, कोई भी मैच नहीं कर रहा। क्लियर है? यहाँ तक आपको समझ आया? अब इसके लिए यहाँ के लिए चेक करेंगे 4 के लिए। अब 4 के लिए भी आप ऐसे चेक करो, ए बी ए के लिए चेक करूँगी मैं पहले, ए बी ए, इसके लिए हम चेक कर रहे हैं। अब इसका आप देखोगे, अगर हम प्रीफिक्स निकालेंगे तो पहले ए आएगा, यानी ए आपका मैच कर रहा है। और अब जब आप देखोगे पैटर्न में तो बी के बाद ए ही आ रहा है, तो अगर ए आएगा बी के बाद तो हम क्या करेंगे, इसकी स्टेट चेंज कर देंगे, तो इसका मतलब ए आएगा तो हम स्टेट चेंज कर देंगे। अब बी के लिए चेक करो, ए बी, प्रीफिक्स और सफिक्स आप देखोगे कोई मैच ही नहीं करेगा, यहाँ ए है यहाँ बी है, 1 लेंथ में। 2 लेंथ का निकालोगे तो यहाँ ए बी आएगा, यहाँ बी आएगा। ए बी सी निकालोगे तो ए बी ए निकालोगे तो यहाँ ए बी आएगा, यानी कोई प्रीफिक्स कोई सफिक्स मैच नहीं कर रहा है। अब सी के लिए चेक करो, ए बी सी, तो यहाँ प्रीफिक्स ए सी, 2 लेंथ का ए बी सी, 3 लेंथ का ए बी सी, तो इसका मतलब कोई भी मैच नहीं कर रहा। क्लियर है? तो हमने तीनों के लिए चेक कर लिया। अब हम आ गए यहाँ 5th पे। अब हम यहाँ फिर से ए बी सी तीनों के लिए चेक करेंगे, तो मैं निकाल लेती हूँ, हम दूसरे पेज पे करके देखेंगे। अब हम यहाँ ए बी सी तीनों के लिए चेक करेंगे, तो पहला क्या है, ए बी ए। अब मैं यहाँ 5th पे सबसे पहले मैं चेक करूँगी ए के लिए। ठीक है, ए के लिए जब मैं चेक करूँगी तो मैं देखूँगी कि
फर्स्ट प्रीफिक्स सफिक्स मैच कर रहा है, ठीक है। दो लेंथ का भी देख लेते हैं। दो लेंथ का देखेंगे तो यहाँ से ए बी आएगा, यहाँ से टू लेंथ का क्या आएगा, ए आएगा। तीन लेंथ का ए बी ए आएगा, यहाँ से बी ए आएगा। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ए हमारा प्रीफिक्स और सफिक्स मैच करा और उसकी लेंथ कितनी है 1, यानी मुझे यहाँ से कहाँ जाना पड़ेगा, 1 पे जाना पड़ेगा। यहाँ से मुझे 1 पे जाना पड़ेगा। क्या, कौन सा कैरेक्टर का ट्रांजिशन करके, ए का ट्रांजिशन करके। ए के लिए मैंने चेक कर लिया। अब हमने यहाँ ए के लिए चेक कर लिया, अब हम यहाँ बी के लिए चेक करेंगे। तो बी के लिए चेक करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, ए बी ए बी ए बी। क्लियर है। ए के लिए चेक करेंगे, ए। यहाँ से पहले हम प्रीफिक्स निकाल लेते हैं। इसका प्रीफिक्स निकालेंगे तो ए आएगा, ए बी आएगा, देन ए बी ए आएगा, और 4 का निकालेंगे तो ए बी आएगा, ए बी आएगा। अगर हम सफिक्स निकालेंगे, सफिक्स फ्रॉम राइट हैंड साइड, सबसे पहले क्या आएगा, बी आएगा, देन ए बी आएगा, देन बी ए बी आएगा, और फिर 4 कैरेक्टर का आएगा ए बी। तो इसमें आपका 2 कैरेक्टर का भी मैच करा है, 4 का भी मैच करा है। बस जो हमारा ज़्यादा लेंथ का होता है हम उसको लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम बी ट्रांजिशन पे कहाँ पहुँचेंगे, 4 स्टेट पे पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि जो आपका प्रीफिक्स और सफिक्स का जो कैरेक्टर है वो मैच कर रहा है, उसकी लेंथ क्या है, 4 है। तो इसका मतलब क्या है कि बी ट्रांजिशन करके हम कहाँ पहुंचेंगे, 4th स्टेट पे पहुंचेंगे, क्योंकि हमारा ए बी जो हमारा कैरेक्टर है वो 4 लेंथ का प्रीफिक्स और सफिक्स में मैच कर रहा है। अब हम किसके लिए चेक करेंगे, सी के लिए चेक करेंगे। अगर हम इसके बाद सी करते हैं तो वो तो हमारा कैरेक्टर में ही है। इसका मतलब अगर हम सी ट्रांजिशन करेंगे तो हमें स्टेट अपनी चेंज करनी पड़ेगी। अब आप यहाँ से फिर से ए बी सी के लिए, तीनों के लिए चेक करो। यहाँ आप ए के लिए भी चेक करो, बी के लिए भी चेक करो, सी के लिए भी चेक करो। चलो मैं आपको चेक करके ही दिखा देती हूँ जब, ठीक है। अगर हम ए के लिए चेक करते हैं तो ए बी ए सी ए। अब हम आप इसके लिए चेक करो, ठीक है। जब हम इसके लिए चेक करेंगे तो यहाँ आपका ए कर रहा है, ठीक है। ए बी निकालोगे तो यहाँ सी ए आ रहा है, ए बी ए निकालोगे तो ए सी ए आ रहा है, यानी सिर्फ और सिर्फ हमारा एक कैरेक्टर के लिए मैच कर रहा है। तो आप क्या करोगे, इसे उठा 6 से कहाँ पहुँच जाओगे, आप ए पहुँच जाओगे। बट जब आप देखोगे कि सी के बाद आपका क्या आ रहा है, ए आ रहा है। अभी हमने ए के लिए चेक करा तो आपको ए के लिए जब आप ए मूव करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेट चेंज करनी पड़ेगी। क्लियर है। अब हम बी के लिए चेक करते हैं, ए बी ए सी, लास्ट में क्या आ जाएगा, बी आएगा। अब आप इसका प्रीफिक्स और सफिक्स देखोगे, 1 लेंथ का, 2 लेंथ का, 3 का, 4 का, कोई भी मैच नहीं करेगा। तो इसका मतलब बी पे हम कहीं पे बन जाएंगे। इसी तरीके से आप सी के लिए चेक करोगे, ए बी ए सी, ठीक है। फर्स्ट मैच नो, ये ए बी सी, ए बी ए सी, ए बी बी ए सी, यानी कोई भी प्रीफिक्स और सफिक्स इसमें मैच नहीं करा तो बस आगे बढ़ जाओ। अब हम 7th फाइनल के लिए आ गए। फाइनल पे हम ए के लिए भी चेक करेंगे, बी के लिए भी चेक करेंगे, सी के लिए भी चेक करेंगे। क्लियर है। जब आप चेक करोगे 7th में तो कैसे चेक करोगे, मैं आपको चेक करके बता दूं। सबसे पहले हम ए के लिए चेक करते हैं। तो सबसे ए बी ए सी ए देन ए। तो फर्स्ट मैच कर रहा है आपका प्रीफिक्स और सफिक्स, 1 लेंथ का मैच कर रहा है। क्या 2 का कर सकता है, नहीं, यहाँ ए बी आएगा, यहाँ ए आएगा। क्या 3 का कर सकता है, यहाँ ए बी ए आएगा, यहाँ सी ए आएगा। 4 का कर सकता है, नो, यानी एक ही लेंथ का हमारा क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, वो भी ए। इसका मतलब 7 से हम अगर ए मूव करेंगे तो हम कौन सी स्टेट पे पहुंचेंगे, हम फर्स्ट स्टेट पे पहुंचेंगे, क्योंकि आपका जो प्रीफिक्स और सफिक्स मैच कर रहा है वो उसकी लेंथ क्या है, ए है। अब आप बी के लिए चेक करोगे, इसी तरीके से आप सी के लिए चेक करोगे, ठीक है। अब आप जब बी और सी के लिए चेक करोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, बी के लिए चेक करोगे तो 2 आ जाएगा। चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। अब बी के लिए चेक करते हैं, ए बी ए सी ए बी, लास्ट में बी आ जाएगा। पहले के लिए चेक करोगे, 1 लेंथ का मैच करेगा, नहीं। 2 लेंथ का क्या आएगा, ए बी, यहाँ से भी क्या आएगा, ए बी, यानी 2 लेंथ का आपका मैच कर रहा है। 3 लेंथ करोगे तो 3 का भी नहीं करेगा, 4 का भी नहीं कर रहा। इसका मतलब अगर हम बी ट्रांजिशन करते हैं तो हमारे 2 लेंथ का प्रीफिक्स और सफिक्स हमारा मैच कर रहा है। तो 7 से अब हम कहाँ जाएंगे, अगर हम बी ट्रांजिशन करते हैं तो किस पे पहुंचेंगे, 2 पे पहुंचेंगे। बी से हम कहाँ पहुंचेंगे, 2 पे पहुंचेंगे। तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब सी के लिए अगर हम चेक करेंगे तो ए बी ए सी, यहाँ ए सी, 1 लेंथ का, 2 लेंथ का नो मैच, 3 लेंथ का नो मैच, 4 लेंथ का नो मैच। इसका मतलब सी के लिए हमारा कोई मैच नहीं कर रहा है प्रीफिक्स और सफिक्स, तो हमारा सी ऐसे ही रहेगा। क्लियर है। तो ये आपका बन के आ गया है फाइनाइट ऑटोमेटा, जो आपका इस तरीके से हम
बनाते हैं थोड़ा डिफिकल्ट होता है, या मतलब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। क्यों? क्योंकि आपको बार बार इसमें हर कैरेक्टर के लिए, इसमें 3 कैरेक्टर हैं, 2 के लिए तो इजी होता है बट ये 3 के लिए तो थोड़ा डिफिकल्ट था। तो हमें हर स्टेट पे तीनों के लिए चेक करना पड़ रहा है। अगर हमारा प्रीफिक्स और सफिक्स मैच करा है तो हम उस स्टेट पे पहुंच जा रहे हैं। अगर मैं यहाँ आई तो मैं यहाँ से यहाँ क्यों आई? क्यों? क्योंकि मैं जब यहाँ थर्ड स्टेट पे हूँ तो मेरा जो प्रीफिक्स और सफिक्स है वो एक लेंथ का मैच हो रहा है, तो मुझे कहाँ जाना है? वापस फर्स्ट स्टेट पे जाना, इस तरीके से। तो आई होप आपको क्लियर होगा। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो एक बार आप वीडियो को दोबारा से स्टार्ट कीजिए, ये वाला फाइनाइट ऑटोमेटा से, और दोबारा से जैसे मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए, तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा ऐसे ही है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये अभी तक मैंने आपको बताया एक भी बार AK2 में पूछा नहीं गया है, बट पूछा जा सकता है। तो मैंने इसलिए आपको करके दिखा दिया है कि किस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है आपका बोए मोरे स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम्स। ये आपकी लास्ट 5th है जो कि आपकी स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम है। ये वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम है जिसमें सर्चिंग हम बहुत फास्टली करते हैं। नेव स्ट्रिंग एल्गोरिथम में अभी हमने देखा क्या करते हैं, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपेयर करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बट ये जो हमारा बोयर मोरे है इसके अंदर क्या करते हैं, हम राइट टू लेफ्ट कंपैरिजन करते हैं। इस तरीके से कंपैरिजन करते हैं कि जो भी हमारा अननेसेसरी कंपैरिजन होता है वो नहीं करते, स्किप करते जाते हैं। अभी हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल कि किस तरीके से हम स्किप करते हैं। तो अब हम बोए मोरे स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम में 2 अप्रोचेस का यूज़ करते हैं। पहली होती है हमारी बैड कैरेक्टर ह्यूरिस्टिक, सेकंड होती है हमारी गुड कैरेक्टर ह्यूरिस्टिक। अब बैड कैरेक्टर ह्यूरिस्टिक क्या होती है और गुड कैरेक्टर ह्यूरिस्टिक क्या होता है, अब हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बैड कैरेक्टर ह्यूरिस्टिक। बैड कैरेक्टर ह्यूरिस्टिक में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा लेटर टेक्स्ट और पैटर्न होता है उसको फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर उसको क्या करते हैं, मैच करते हैं। अगर वो मिस मैच कर जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको शिफ्ट करते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि किस तरीके से हमारा बैड कैरेक्टर ह्यूरिस्टिक काम करता है। तो हमारे पास एक टेक्स्ट है XY AB एंड AB, ठीक है, क्लियर है। अब मेरा जो पैटर्न है वो क्या है, मेरा ये वाला एग्जाम्पल नहीं लेते हैं। हमारे पास टेक्स्ट है ABCX और ABCD, और हमारे पास जो पैटर्न है वो क्या है ABCD। मैंने आपको बताया, हमने अभी पढ़ा था कि हम इसमें राइट टू लेफ्ट कंपेयर करते हैं कैरेक्टर को। तो हम राइट से चलेंगे तो फर्स्ट हमने देखा D और X दोनों को कंपेयर किया तो ये क्या कर गए, मिसमैच कर गए। जब भी हमारा मिसमैच हो जाता है तो हम इसको क्या कर देते हैं, आगे शिफ्ट कर देते हैं। 1 2 3 4 कैरेक्टर को, इन 4 कैरेक्टर के बाद इसको शिफ्ट कर देंगे। तो अब ये शिफ्ट होके कहाँ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ ABCD। फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जब हम इसको मैच करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा मैच हो जाएगा और हमारा जो पैटर्न है हमें फाउंड हो जाएगा। दिस इज हाउ बैड कैरेक्टर ह्यूरिस्टिक वर्क, क्लियर है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ मिसमैच अकर लुक एट द मिसमैच कैरेक्टर इन द टेक्स्ट। अब जो भी हमारा मिसमैच हुआ है, जैसे हमारा मिसमैच क्या हुआ था X, अब हम इसको टेक्स्ट में देखते हैं क्या ये टेक्स्ट में प्रेजेंट है। अगर नहीं होता, इफ दैट कैरेक्टर डज नॉट अपीयर, क्योंकि X हमारा प्रेजेंट ही नहीं था, तो हम क्या करते हैं उसको कंप्लीटली शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर नहीं होता, अगर वो अपीयर होता है तो हम क्या कर देते हैं, अलाइन द लास्ट अकरेंस ऑफ दैट कैरेक्टर इन द पैटर्न विद द मिसमैच कैरेक्टर इन द टेक्स्ट। दिस अलाउज लार्ज जंप इंस्टेड ऑफ शिफ्टिंग वन बाय वन पोजीशन। ये क्या कहता है, अगर वो अपीयर हो रहा है तो आप उसकी लास्ट अकरेंस देखो कैरेक्टर की और उसके अकॉर्डिंग उसको शिफ्ट कर दो। इसकी वजह से हमारा क्या होता है, हम एक लॉन्ग जंप ले पाते हैं। कैरेक्टर बाय कैरेक्टर की जगह हम क्या कर पा रहे हैं, एक लॉन्ग जंप की हेल्प से शिफ्टिंग कर पा रहे हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये एग्जाम्पल था जो अभी हमने देखा, हमने D और X को पहले कंपेयर, D और A को कंपेयर किया, D और A को कंपेयर किया, या हमने D और X को कंपेयर किया तो हमारे क्या हुआ, मिसमैच हुआ। तो D और X हमारे दोनों क्या हो गए, मैच नहीं हुए। और जो हमारा X है वो हमारा प्रेजेंट भी नहीं है पैटर्न के अंदर, तो हमारी पहली अप्रोच लगेगी। पहली अप्रोच यही तो कहती है कि अगर वो कैरेक्टर आपका प्रेजेंट नहीं तो आप क्या कर दो, जस्ट उसको कंप्लीटली शिफ्ट कर दो। तो हमने शिफ्ट कर दिया और फिर जब हमने मैच किया तो हमारा कैरेक्टर हमें फाउंड हो गया। क्लियर है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। सेकेंड आपका गुड कैरेक्टर ह्यूरिस्टिक। गुड कैरेक्टर ह्यूरिस्टिक हमारा किस तरीके से काम करता है, टेकिंग एन एग्जांपल कि हमारे पास एक टेक्स्ट है XY AB, ठीक है, हमारा टेक्स्ट और हमारे पास जो पैटर्न है वो क्या है AB, क्लियर है। अब पहले हम राइट टू लेफ्ट कंपेयर करेंगे। राइट से कंपेयर किया, B और B मैच है तो आगे बढ़ गए, A और A मैच है आगे बढ़ गए। अब जैसे हम आगे बढ़े Y और B, तो यहाँ क्या हो गया, हमारा मिसमैच हो गया। जहाँ हमारा मिसमैच हुआ उससे पहले जो भी हमारे कैरेक्टर मैच हुए थे हम उसको एक वेरिएबल T के अंदर स्टोर कर लेते हैं। अब जो हमने T के अंदर स्टोर किया, अब हम देखेंगे क्या इस पैटर्न के अंदर ये जो हमने पेयरिंग की है क्या ये
और भी बार प्रेजेंट है, देखेंगे यस ए बी हमारा एक बार और प्रेजेंट है। अब हम देखेंगे क्या ए बी का पेयर हमारा टेक्स्ट के अंदर प्रेजेंट है, यहाँ से देखेंगे तो यस टेक्स्ट के अंदर प्रेजेंट है। तो अब हमें शिफ्टिंग किस तरीके से करनी है कि ये दोनों हमारे क्या हो जाए, ऊपर नीचे आ जाए। तो अब शिफ्टिंग के बाद हमारा क्या हो जाएगा, एक्स वाई ए बी और ये वाला जो ए बी है ये इसके नीचे आ जाएगा और ये ए बी यहाँ आ जाएगा। और जब हम फ्रॉम राइट टू लेफ्ट कंपेयर करेंगे तो हमारा जो पैटर्न है हमें फाइंड आउट हो जाएगा। दिस इज हाउ गुड कैरेक्टर ह्यूरिस्टिक वर्क। आई होप आपको क्लियर होगा। तो एग्जाम्पल से अगर आप याद रखोगे तो वो उससे आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रहेगी। अगर आप इसमें पढ़ोगे तो थ्योरी में सब कुछ यही लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से जो हमारे ये पूरा आपको थ्योरी मैंने लिख दिया है, मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू तो समझा दिया। मेन है कि आपको क्लियर होना चाहिए कि गुड कैरेक्टर ह्यूरिस्टिक और बैड कैरेक्टर ह्यूरिस्टिक में जब हम शिफ्टिंग करते हैं जो उसका फॉर्मूला वो किस तरीके से हम देख पैटर्न को फाइंड आउट करते हैं टेक्स्ट के अंदर। क्लियर है। अब इसका क्वेश्चन एक 2025-26 में पूछा गया था, 23-24 में पूछा गया था। जो 25-26 में पूछा गया था वो 7 नंबर में पूछा गया था। तो क्वेश्चन था क्या, आपको बताना था कि बोय मोरे स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम्स क्या होती है, बैड कैरेक्टर ह्यूरिस्टिक एंड गुड कैरेक्टर ह्यूरिस्टिक के वर्क को प्रॉपर एक्सप्लेन करना था। तो आई होप आप एक्सप्लेन कर दोगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था वो 2 नंबर में आया था 82 2023-24 में कि व्हाट डू यू मीन बाय द बोरे मोरे एल्गोरिथम्स। बस आपको बताना था कि बोए मोरे एल्गोरिथम्स क्या होती है। क्लियर है। तो ये 2 नंबर में, 7 नंबर में, 7 नंबर के अकॉर्डिंग मैंने आपको नोट्स के अंदर प्रॉपर लिख दिया कि आपको गुड कैरेक्टर ह्यूरिस्टिक और बैड कैरेक्टर ह्यूरिस्टिक और इन सब चीज़ों को किस तरीके से एक्सप्लेन करके आना है। ठीक है। तो ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है आपका थ्योरी ऑफ एनपी कंप्लीटनेस। थ्योरी ऑफ एनपी कंप्लीटनेस से जो हमारा क्वेश्चन है लगातार 3 साल पूछा गया है, एक ही 2022-23 में, 23-24 में और 24-25 में। लगातार जो भी इसका क्वेश्चन पूछा गया है 7 नंबर में ही मैक्सिमम इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। अब थ्योरी ऑफ एनपी कंप्लीटनेस का मतलब क्या है या ये बेसिकली होता क्या है, ये हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने के लिए कि कौन सी प्रॉब्लम हम बहुत एफिशिएंटली सॉल्व कर पाते हैं और कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिनको हम एफिशिएंटली सॉल्व नहीं कर पाते। तो कैटेगराइज करते हैं हम प्रॉब्लम को कि ये प्रॉब्लम तो ऐसी है जिनको हम बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं और ये प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम ऐसी है जिनको हम बहुत, इन्हें सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी। तो ये जो सब चीज़ हम कर पाते हैं ये हमें किसकी हेल्प से कर पाते हैं, थ्योरी ऑफ एनपी कंप्लीटनेस की हेल्प से। क्लियर है। तब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, मेनी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व एफिशिएंटली व्हाइल सम प्रॉब्लम्स रिक्वायर्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम एज द इनपुट साइज इंक्रीजेज। आपको पता है जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स तो ऐसी होती है बहुत एफिशिएंटली हम उसको सॉल्व कर पाते हैं और कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है अगर हम उसका इनपुट साइज इंक्रीज कर दें तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी। द थ्योरी ऑफ एनपी कंप्लीटनेस हेल्प अस क्लासीफाई प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू देयर कंप्यूटेशनल डिफिकल्टी। तो एनपी कंप्लीटनेस की हेल्प से हम क्या कर पाते हैं, प्रॉब्लम्स की कंप्यूटेशनल डिफिकल्टी के अकॉर्डिंग हम उनको क्या कर पाते हैं, क्लासीफाई कर पाते हैं कि ये प्रॉब्लम हमारी इतनी डिफिकल्ट है, ये प्रॉब्लम हमारी इतनी ईजी है, ये प्रॉब्लम हमारी इतनी डिफिकल्ट है। दैट इज ऑल अबाउट थ्योरी ऑफ एनपी कंप्लीटनेस। क्लियर है। अब थ्योरी ऑफ एनपी कंप्लीटनेस जब हम अभी कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस पढ़ेंगे कि जो हमने कैटेगराइज करा है प्रॉब्लम्स को वो कितने पार्ट में कैटेगराइज किया है, 4, पी क्लास, एनपी हार्ड और एनपी कंप्लीटनेस। अभी हम वो पढ़ेंगे। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक और डिटर्मिनिस्टिक का मतलब क्या है। बेसिकली नॉन डिटर्मिनिस्टिक अभी हम एनपी पढ़ेंगे, एनपी का मतलब है नॉन डिटर्मिनिस्टिक। ठीक है। ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक का मतलब क्या है कि ये ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जहाँ हम सेम इनपुट देते हैं बट हमें डिफरेंट आउटपुट मिलता है। टेकिंग एन एग्जांपल कि मेरी स्टेट है, मैं सेम ही इनपुट दूंगी। एक बार मैंने 0 इनपुट दिया तो मुझे Q1 आउटपुट में मिला, एक बार मैंने 0 इनपुट दिया तो मुझे Q2 आउटपुट मिला। तो इनको हम बोलते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक। ऐसी प्रॉब्लम जिनको हम इनपुट तो सेम दे रहे हैं बट वो हमें क्या दे रही है, आउटपुट डिफरेंट दे रही है। क्लियर है। एक आती है आपकी डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम्स का मतलब क्या है, वो एल्गोरिथम जिनको हम इनपुट भी डिफरेंट दे रहे हैं और वो हमें आउटपुट भी डिफरेंट दे रही है। कि अगर हमने Q1 को 0 इनपुट दिया तो उसने हमें आउटपुट में Q1 दिया और Q0 को हमने दूसरी बार 1 इनपुट दिया तो उसने हमें क्या दिया, Q2 आउटपुट में दिया। इसका मतलब क्या है कि डिफरेंट इनपुट एंड डिफरेंट आउटपुट, उसको हम बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक। क्लियर है। तो आपको समझ आया नॉन डिटर्मिनिस्टिक और डिटर्मिनिस्टिक का मतलब क्या होता है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस। कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस में हमारे सबसे पहले आती है पी क्लासेस। पी
का मतलब क्या है, P स्टैंड फॉर पोलिनोमियल टाइम। अभी हमने डा के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स पढ़ी, TSP पढ़ी, 01 नैप सेट पढ़ी हमने, सर्चिंग शॉर्टिंग, बहुत सी चीज़ें पढ़ी। अब हमने देखा था कि कॉम्प्लेक्सिटी हमारी दो टाइप की होती है, एक तो पोलिनोमियल टाइम में होती है, एक हमारी नॉन पोलिनोमियल टाइम में होती है। पोलिनोमियल टाइम लाइक लीनियर सर्च की हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, O ऑफ n। फिर हमारी क्या होती है बाइनरी सर्च की O ऑफ n log n या log n, ठीक है। नॉन पोलिनोमियल में हमारे क्या होता है, लाइक जैसे हमारी 01 नैप सेट प्रॉब्लम होती है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है 2 की पावर n। हमारी ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम की होती है, ये होती है 2 की पावर n। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं जो नॉन पोलिनोमियल होती हैं, ये होती है हमारी NP हार्ड प्रॉब्लम, जिनको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा हमें डिफिकल्ट हो जाता है। क्लियर है। तो पोलिनोमियल प्रॉब्लम्स, तो P क्लासेस क्या होती है, P स्टैंड फॉर पोलिनोमियल टाइम। ये ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो बिलोंग करती हैं P क्लासेस में, इफ़ इट इज़ कैन बी सॉल्व इन पोलिनोमियल टाइम बाय द डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम। P क्लासेस में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं हम उन्हें पोलिनोमियल टाइम में सॉल्व कर पाते हैं, किसकी हेल्प से, डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम्स की हेल्प से। और अभी मैंने आपको बताया था कि डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम्स क्या होती हैं, लाइक जैसे बाइनरी सर्च, मर्ज, शॉर्ट। तो ये क्या है, ये हमारी ऐसी प्रॉब्लम है जिनको हम सॉल्व कर पा रहे हैं पोलिनोमियल टाइम में। और ये जो P क्लासेस होती है, इनको जो हमारा जो कंप्यूटर है उन्हें बहुत क्विकली और एफिशिएंटली उन प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर पाता है। क्लियर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमारी P क्लास क्या होती है। अब NP क्लास की बात करें, NP यानी नॉन डिटर्मिनिस्टिक। नॉन डिटर्मिनिस्टिक का मतलब क्या है कि हम डिफरेंट इनपुट दे रहे हैं बट हमें मतलब सेम इनपुट दे रहे हैं, डिफरेंट आउटपुट मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड नॉन डिटर्मिनिस्टिक। तो NP क्लास क्या होती है, NP क्लास में हमारी वो प्रॉब्लम्स आती है जिनको हमें सॉल्व करना तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है बट उनको वेरीफाई करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। लाइक जैसे हमारी सूडो पजल होती है, तो पजल को अगर हम सॉल्व करने बैठेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। बट अगर मेरे पास कोई सॉल्व हुई हुई पजल लेकर आए और मुझसे पूछे क्या ये सही है, तो वेरीफाई करना तो मुझे बहुत इजी है। मैं बता सकती हूँ कि जो आपने पजल ये सॉल्व की ये सही है ये नहीं है। दैट इज़ कॉल्ड NP क्लास, कि उनको वेरीफाई करना तो इजी है बट उनको खुद से सॉल्व करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, उनको हम बोलते हैं NP क्लास। तो अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, NP कंटेन प्रॉब्लम हुज सॉल्यूशन कैन बी वेरीफाइड क्विकली। इनके सॉल्यूशन को हम बहुत क्विकली वेरीफाई कर पाते हैं। सॉल्यूशन में बी डिफिकल्ट टू फाइंड बट इफ समवन गिव द सॉल्यूशन वी कैन चेक क्विकली। हमें उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है बट उनके सॉल्यूशन को वेरीफाई करना हमें ईजी होता है, उनको हम बोलते हैं NP क्लास। और इन सिंपल है कि सॉल्व करना डिफिकल्ट बट वेरीफाई करना ईजी। ठीक है। अब नेक्स्ट आती है आपकी NP कंप्लीट प्रॉब्लम। NP कंप्लीट प्रॉब्लम सबसे ये हार्डेस्ट प्रॉब्लम होती है NP के अंदर, यानी नॉन डिटर्मिनिस्टिक के अंदर अगर हम बात करें तो ये सबसे हार्डेस्ट प्रॉब्लम होती है। इसकी दो ही कंडीशन होती है कि जो आपकी प्रॉब्लम है वो NP होनी चाहिए और दूसरी क्या है, NP हार्ड होनी चाहिए। वो ये क्या कहता है, NP कंप्लीट का मतलब क्या है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो क्या होनी चाहिए, एक तो आपकी NP होनी चाहिए, ठीक है, और एक आपकी NP कंप्लीट होनी चाहिए। वो प्रॉब्लम जो NP भी है और NP कंप्लीट भी है, इन प्रॉब्लम को हम बोलते हैं NP कंप्लीट प्रॉब्लम। ठीक है, क्या बोलते हैं, NP हार्ड। क्या कहते हैं, एक बार दोबारा से समझते हैं। NP कंप्लीट क्या होती है कि वो प्रॉब्लम जो हमारी NP हैं और NP हार्ड हैं, वो प्रॉब्लम जो हमारी NPB और NP हार्ड, उन प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, NP कंप्लीट प्रॉब्लम। तो वो प्रॉब्लम कौन सी हो गई, ये वाली, ये ऐसी प्रॉब्लम है जो NPB है और NP हार्ड भी है, तो इन प्रॉब्लम हम क्या बोलेंगे, NP कंप्लीट। क्लियर है, ये हार्डेस्ट प्रॉब्लम में आती है। तो इसके अंदर क्या लिखा है, जैसे हमारी TSP हो गई, ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम, हैमिल्टोनियन साइकिल, ग्राफ कलरिंग, दीज आर NP कंप्लीट प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम इज NP कंप्लीट, पहले वो NP के अंदर बिलोंग करेगी और दूसरी वो क्या होगी, every NP are very difficult to solve effectively. No polynomial time algorithm is known. क्लियर है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि NP कंप्लीट प्रॉब्लम क्या होती है। अब NP हार्ड की बात करें, NP हार्ड वन ऑफ द डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम होती हैं। इन प्रॉब्लम जो हम NP हार्ड प्रॉब्लम की बात करते हैं तो वो क्या होती है कि प्रॉब्लम इन NP कैन बी रिड्यूस इन पोलिनोमियल टाइम। इसका मतलब क्या है कि हमारी वो प्रॉब्लम जिनको हम पोलिनोमियल टाइम में रिड्यूस कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं NP हार्ड प्रॉब्लम। लाइक मेरे पास बहुत सारी प्रॉब्लम है ABCD, इन सारी प्रॉब्लम्स को अगर मैं एक पोलिनोमियल टाइम में रिड्यूस कर पा रही हूँ तो मैं इनको बोलूँगी ये क्या है, मेरी NP हार्ड प्रॉब्लम। क्लियर है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि NP हार्ड, NP कंप्लीट, P और NP हमारी क्या
होती हैं। अब इनके अंदर एक रिलेशन होता है, वो भी हम आगे देखेंगे, इससे आपका क्वेश्चन पूछा भी गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि आपके अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम्स। यहाँ से आपका डायरेक्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है जो कि आपका 82 2022-23 में पूछा गया था कि अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम्स विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल आप समझाइए। ठीक है, अब बेसिकली अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम्स क्या होती है, बहुत सारी जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जिनको हम सॉल्व ही नहीं कर पाते, जिनका एग्जैक्ट सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर ही नहीं पाते या फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, तो उस टाइम हम यूज़ करते हैं अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम का। अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम हमारी क्या करती है, जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसका नियरेस्ट से नियरेस्ट यानी क्लोजेस्ट से क्लोजेस्ट हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करती है, फाइंड आउट करके देते हैं। ये एग्जैक्ट तो नहीं बताती कि ये एग्जैक्ट आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, बट अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम के हेल्प से हम उसके नियरेस्ट क्लोजेस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर पाते हैं, जिसके हेल्प से हम अपने प्रॉब्लम को एफिशिएंटली और फास्टली सॉल्व कर पाते हैं। यही होती है हमारी अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, व्हेन एन एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व एग्जैक्टली वी यूज अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम। एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स जो हमारी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, जिनको हम सॉल्व नहीं कर पाते, तो उनके लिए हम यूज़ करते हैं अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम्स। अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम्स हमें क्या देती है, ये हमें नियरेस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन देते हैं, ये ऑप्टिमल आंसर हमें प्रोवाइड कराती है उस प्रॉब्लम का। ये बहुत फास्टर रन करती है, यूजफुल होती है हमारे लार्ज इनपुट्स के लिए। क्लियर है, एन अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम प्रोड्यूस अ सॉल्यूशन क्लोज टू द ऑप्टिमल सॉल्यूशन विद अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम लेगी, एक टाइम लिमिट के अंदर ये आपको एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करके देगी आपके प्रॉब्लम का, नियरेस्ट से नियरेस्ट। ठीक है, अब अप्रोक्सीमेशन रेशो की बात करें तो अप्रोक्सीमेशन रेशो होता है अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन अपॉन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप अप्रोक्सीमेशन रेशो निकाल सकते हो। अब हमें बेसिकली ज़रूरत क्यों पड़ी अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम की, क्योंकि बहुत सारी एनपी हार्ड प्रॉब्लम लाइक टीएसपी, वर्टेक्स कवर, नैपसैक, तो ये प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो बहुत लार्ज इनपुट होता है और इनके लिए हम कोई एग्जैक्ट अगर हम एल्गोरिथम लगाएंगे तो बहुत रन होने में बहुत साल ले लेगी वो, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम यूज़ करते हैं अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम, जिसके हेल्प से हम इसे बहुत फास्टली रन कर पाते हैं, एक बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट कर पाते हैं और ये वर्क करता है पोलिनोमियल टाइम के अंदर। क्लियर है, सिंपल ये है कि ये प्रॉब्लम बहुत डिफिकल्ट होती है सॉल्व करना, इनका इनपुट भी बड़ा होता है और अगर हम इनके लिए एग्जैक्ट कोई एल्गोरिथम्स लगाएंगे तो वो रन होने में बहुत साल ले लेगी, तो इसलिए हम अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम्स की हेल्प से इसको बहुत फास्टली और एफिशिएंटली सॉल्व कर पाते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। अब ये हमारी अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम्स दो टाइप की होती है, कांस्टेंट फैक्टर अप्रोक्सीमेशंस, और दूसरी होती है पीटीएएस यानी पोलिनोमियल टाइम अप्रोक्सीमेशन स्कीम। क्लियर है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम्स हमारी क्या होती हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि आपका रेंडमाइज एल्गोरिथम। रेंडमाइज एल्गोरिथम से क्वेश्चन आपके ET 2022-23 और 24-25 में पूछा गया था। अब रेंडमाइज एल्गोरिथम्स का मतलब क्या है, रेंडमाइज का मतलब क्या है कि हम रैंडम नंबर्स क्या यूज़ करते हैं जब हम किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेंडमाइज एल्गोरिथम्स। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है रेंडमाइज एल्गोरिथम्स के अंदर कि a randomized algorithm is an algorithm that uses random number और random choice during its execution to solve a problem। जब भी हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो ये randomized algorithms क्या यूज़ करते हैं, रैंडम नंबर्स और रैंडम चॉइसेस का यूज़ करते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उस प्रॉब्लम में या कोई भी डिसीजन लेने के लिए ये क्या करती है, रैंडम नंबर और रैंडम चॉइस का यूज़ करती है, जिसकी हेल्प से हम किसी भी प्रॉब्लम को बहुत फास्टली सॉल्व कर पाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, एल्गोरिथम्स में बिहेव डिफरेंट ईच टाइम इट रन्स इवन ऑन द सेम इनपुट। इसका मतलब क्या है, रेंडमाइज एल्गोरिथम्स में हम रैंडम नंबर्स का यूज़ कर रहे हैं, एट दिस टाइम मैं कोई और नंबर का यूज़ कर रही हूँ, अगले 5 मिनट बाद मैं कुछ और नंबर का यूज़ कर रही हूँ। इसका मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि आपकी जो एल्गोरिथम्स का जो आउटपुट है वो सेम आएगा, वो हर टाइम पे, हर रनिंग टाइम पे क्या होता रहेगा, आपका आउटपुट चेंज होता रहेगा। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है, रैंडम नंबर का ही तो यूज़ कर रहा है। कभी उसने 2 का यूज़ कर लिया तो आपका 5 आउटपुट आ गया, कभी उसने 3 का यूज़ कर लिया तो आउटपुट आपका 7 आ गया। क्लियर है। अब बेसिकली हमें रेंडमाइज एल्गोरिथम्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, समटाइम डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम्स आर स्लो, कॉम्प्लिकेटेड एंड पुअरली परफॉर्म। जो हमारी डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम है वो क्या करते हैं, स्लो होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, पुअरली परफॉर्म करती हैं। बट रेंडमाइज एल्गोरिथम क्या होती है, फास्ट होती हैं, वर्स्ट केस को अवॉइड करते हैं और बहुत सिंपल होती हैं। क्लियर है। अब ये हमारी 2 टाइप की होती है, लास वेगास एल्गोरिथम एंड मोंटी कार्लो एल्गोरिथम। जो लास वेगास एल्गोरिथम होती है ये हमेशा जो भी हमें आउटपुट देगी वो क्या होगा, करेक्ट होगा, बट इसका जो रनिंग टाइम है वो वेरी करता रहता है। इसका मतलब क्या है कि ये कोई प्रॉब्लम को 10 मिनट में सॉल्व करे, कोई प्रॉब्लम को 15 मिनट में, कोई को
50 मिनट में, कोई को 2 घंटे में, तो इसका जो रनिंग टाइम है वो वेरी करता रहता है। बट ये लेस विगास एल्गोरिथम जो आपको आउटपुट देगा वो इंश्योर करता है कि जो आपका आउटपुट आएगा 100 नहीं 1000% क्या आएगा, करेक्ट आएगा। क्लियर है। मोंटे कार्लो एल्गोरिथम्स क्या होता है, इसका रनिंग टाइम फिक्स होता है कि इतना रनिंग टाइम में ये आपको हर प्रॉब्लम का आउटपुट प्रोड्यूस करके देगी। बट इसमें मोंटे कार्लो एल्गोरिथम्स में हमारी एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है कि आपका जो आंसर या आउटपुट आ रहा है उस प्रॉब्लम का वो क्या हो सकता है, गलत भी हो सकता है। ये इंश्योर नहीं करता कि ये आपको हमेशा करेक्ट आउटपुट दे रहा है, ये क्या करता है, करेक्ट दे भी सकता है और नहीं भी, 50-50 चांसेस होती है। क्लियर है। तो दैट इज कॉल्ड मोंटे कार्लो एल्गोरिथम। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि रैंडमाइज एल्गोरिथम हमारा क्या होता है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका EKT 2024-25 में पूछा गया था। सबसे पहले तो आपको बताना था पी, NP कंप्लीट एंड NP हार्ड होती क्या है। फिर आपको इनके बीच में रिलेशन बताना था। रिलेशन किस तरीके से, रिलेशन आपका ये है कि जो हमारी P है यानी पोलिनोमियल क्लास है वो आपका किसका सबसेट होती है, NP का सबसेट होता है। इसका मतलब P प्रॉब्लम NP होती है। क्यों? क्योंकि P प्रॉब्लम को हम पोलिनोमियल टाइम में सॉल्व कर पाते हैं, फास्टली सॉल्व कर पाते हैं। अगर हम इन्हें फास्टली सॉल्व कर पाते हैं तो NP से वेरीफाई तो कर ही पाएंगे ना। NP में हम क्या करते हैं, सॉल्व करना डिफिकल्ट होता है बट वेरीफाई तो कर सकते हैं। तो हमारी जो भी जितनी भी P क्लासेस होती हैं या P प्रॉब्लम्स होती है वो हमारे NP के अंदर आती हैं। और जो हमारा NP कंप्लीट है वो किसका सबसेट होता है, NP का होता है। इसका मतलब हर NP कंप्लीट प्रॉब्लम NP हार्ड होती है, यानी जितनी भी हमारी NP कंप्लीट प्रॉब्लम है वो क्या होंगी, हमारी NP हार्ड होंगी। क्लियर है। ये इनके बीच में रिलेशन होता है। तो बस आपको ये डायग्राम बना के आना था और P, NP, NP कंप्लीट इन सबको एक्सप्लेन करके आना था विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल्स। ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका EKT 2022-23 में पूछा गया था, जो आपका अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम से था। अब अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम सबसे पहले आपको समझाना था, फिर आपको एक्सप्लेन करना था सेट कवर प्रॉब्लम यूजिंग अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम्स। अब सेट कवर प्रॉब्लम इसमें डायरेक्टली तो मेंशन नहीं है आपके सिलेबस में, बट इससे क्वेश्चन पूछ लिया गया था तो मैंने इसलिए इसको आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आप अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम्स तो बता देंगे क्या होती है, किस तरीके से पूरा काम करती है, वो हम पढ़ चुके हैं। यहाँ आपको बताना था सेट कवर प्रॉब्लम। अब बेसिकली ये जो सेट कवर प्रॉब्लम है ये होती क्या है। सेट कवर प्रॉब्लम सिंपली क्या है कि मिनिमम नंबर ऑफ सेट को इस तरीके से चूज करना कि जितने भी हमारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट है हम उसको कवर कर सकें। क्लियर है। अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी कि हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है U, जिसके अंदर हमारे पास कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। क्लियर है। और मेरे पास कुछ सेट है, S1 है, S2 है, S3 है और S4 है। ठीक है। S1 के अंदर 1 2 3 एलिमेंट है, इसके अंदर 2 4 है, इसके पास 3 4 5 है, इसके पास 4 5 6 है। तो सेट कवर प्रॉब्लम क्या कहती है कि आप इन सेट को इस तरीके से चूज करो कि जो भी यूनिवर्सल के सारे एलिमेंट है आप उसको कवर कर सको, और सबसे मतलब कि मिनिमम नंबर ऑफ हम सेट को चूज करें और हमारे सारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट कवर हो जाए इन सिंपल। तो अब हम क्या करेंगे, मिनिमम यानी अगर हम S1 को सेलेक्ट करें और S4 को सेलेक्ट करें, अगर हम इन दो सेट्स को सेलेक्ट करते तो इन दोनों सेट को सेलेक्ट करने से हमारे जितने भी यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट हैं हम उनको कवर कर रहे हैं। तो इसका मतलब मिनिमम हमें कितने सेट रिक्वायर्ड होंगे, 2। इसका मतलब 2 सेट हमें चूज करने ही पड़ेंगे जब भी हमारे यूनिवर्सल सेट के हम सारे एलिमेंट को कवर करेंगे। इसी को हम बोलते हैं सेट कवर प्रॉब्लम। आई होप आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ आ गया होगा कि हमारी सेट कवर प्रॉब्लम हमारी होती क्या है। ठीक है। एक हमारा यूनिवर्सल सेट होता है, तो कलेक्शन ऑफ सबसेट, हमारे पास कुछ सबसेट होते हैं। हमारा इसके अंदर जो मेन एम होता है वो ये होता है कि मिनिमम नंबर ऑफ सबसेट को फाइंड आउट करना, जिससे कि हम यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट को कवर कर पाए। ठीक है। ये होती है सेट कवर प्रॉब्लम। अब इसके स्टेप्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम इनिशियलाइज करते हैं C को 5 से। C यानी कवर्ड। हम क्या करते हैं, एक C नाम कवर्ड लेते हैं और ये 5 होता है यानी एम्प्टी होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, वाइल सम एलिमेंट रिमेनिंग अनकवर्ड सेलेक्ट द सबसेट कंटेनिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनकवर्ड एलिमेंट। हम उस सबसेट को सेलेक्ट करते हैं जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ अनकवर्ड एलिमेंट है, उसको सेलेक्ट किया और जो हमारा ये कवर्ड है इसके अंदर ऐड ऑन किया। इसके अंदर ऐड करने के बाद आप मार्क कर दोगे कि वो हमारे एलिमेंट कवर्ड हो गए हैं, और रिपीट करते रहोगे तब तक, ये स्टेप्स रिपीट करते रहोगे जब तक आपके यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट कवर्ड नहीं हो जाते, और फिर रिटर्न कर दोगे आप
कवर को। क्लियर है? जैसे अभी हमारा ये था, तो सबसे पहले हम कवर को क्या लेंगे, एम्प्टी लेंगे। तो सबसे पहले हम किस सेट को चूज किया, हमने 1 2 3 इस सेट को चूज किया, तो कवर के अंदर हम इन तीनों एलिमेंट को रख देंगे। उसके बाद हमने 2 को नहीं करा, 3 को नहीं करा, फिर हमने 4 को करा, तो इसके अंदर हम 4 5 6 को ऐड ऑन कर देंगे और लास्ट में हम कवर्ड को रिटर्न कर देंगे। जब हम रिटर्न करेंगे तो इसके अंदर वो सारे एलिमेंट होंगे जो हमारे यूनिवर्सल सेट के अंदर एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये जो हमारी सेट कवर प्रॉब्लम है ये होती क्या है। तो इस तरीके से आपको ये पूरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके आना था। आई होप आपको क्लियर होगा। तो ये क्वेश्चन 7 नंबर में पूछा गया था। अगर आता है तो आपको इसी तरीके से इसको सॉल्व करके आना है। तो यहाँ जो हमारी यूनिट नंबर 5 है वो कंप्लीट होती है। हमने यूनिट 5 के अंदर सारे टॉपिक्स को कवर किया, साथ ही साथ पिछले 4 साल के PYQs को कवर किया। जितने भी यूनिट 5 से आज पिछले 4 साल में आपके PYQs क्वेश्चन पूछे गए, तो वो हमने काफ़ी डिटेल में इस वीडियो के अंदर कवर किया है। ऑलरेडी हम अपनी प्रीवियस यूनिट 1 2 3 4 को कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने उनको चेकआउट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का, तो जल्दी से जाइए उन वीडियोज़ को चेकआउट कीजिए, क्योंकि जो यूनिट्स हैं वो आपस में कोरिलेट करती हैं। तो आप डायरेक्टली कोई भी यूनिट देखोगे तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है। तो ये हमारी लास्ट यूनिट थी। तो फाइनली हमारी जो डा है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको डा के जितने भी सारे टॉपिक्स हैं वो कंप्लीटली समझ आए होंगे। बट अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको किसी भी टॉपिक में कन्फ्यूजन लगती है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही और भी सब्जेक्ट्स की वीडियोज़ लाने वाले हैं। और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको हमारे चैनल के किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो उसके लिए आपको डाउनलोड करने पड़ेगी हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से। मल्टी आइटम एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी पड़ेगी, फिर उसके अंदर ही आपको सारे नोट्स अवेलेबल होंगे। क्लियर है? और अगर आप कोई भी इंटर्नशिप, हैकाथॉन अपडेट्स चाहते हो, या आप चाहते हो कि फ्रेशर्स के लिए मुझे डेली अपडेट्स मिलते रहें, तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे मल्टी आइटम्स करियर चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपको ये यूनिट अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।